कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। वैसे तो ये जो वीडियो था ये शायद से प्रीमियम वीडियो के अंदर आ जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इन दिनों, बट कोई ना, अभी हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग खुद का अपना एक सेक्ट डिस्टेबलाइज करता है एंड उस सेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो टीचर ओरिजन एंड मोरुशा को देता है, क्योंकि जो सेक्ट के लोग है वो हमेशा मेहनत करते रहने चाहिए। इसलिए लू फैंग ने अपने लिए कुल मिला के 10 सेक्ट डिसाइपल चूज करने के बारे में सोचा था एंड एक कोर डिसाइपल जो कि लू फैंग का खुद का डिसाइपल होगा। एंड इस चीज से जो मोरुशा होता है उसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक बार अगर लू फैंग का कोई दूसरा डिसाइपल बन जाएगा तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा जीनियस होगा, क्योंकि वो लाखों लोगों के अंदर से एक सिलेक्ट हो रहा है। एंड जो मोयू किंगयांग था उसे लू फैंग ने रैंडमली सिलेक्ट किया था, क्योंकि उसके फादर के साथ लू फैंग के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। वही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट था डाओहे सेक्ट का, इसके मदद से काफी सारे चॉ स्टेट के अंदर काफी सारे जो लोग थे वो काफी ज्यादा खुश थे। इवन हुआंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स जो कि इटरनल ट्रू गॉड थे, अलग अलग टेरिटरीज जैसे शी टेरिटरी एंड यू टेरिटरी के सारे डाओहे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो सेक्ट था ये लू फैंग के द्वारा बनाया गया था। जो लू फैंग था वो चौजलम के अंदर एब्सोल्युटली नंबर 1 पर्सन था पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। साथ ही साथ जैसे वो गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचा, वैसे ही उसने फूड नेशन के जो लॉर्ड थे उन्हें टक्कर दे दी। इसी मदद से काफी सारे जो काउंटलेस प्रैक्टिशनर थे उनके नजर के अंदर लू फैंग ऑलरेडी काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला एक बंदा बन चुका था। का फ्यूचर पोटेंशियल पूरी तरीके से अनलिमिटेड था। लू फैंग के सेक्ट को ज्वाइन करके उन्हीं लोगों का फायदा था, क्योंकि उनके नजर में लू फैंग भी जल्दी पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को रूल करने वाला था। वही हम लोगों को लू फैंग स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो मोरुशा होता है वो लू फैंग को बताता है जब डाओहे सेक्ट इनिशियली एस्टेब्लिश हुआ था तब उन्होंने अपने फर्स्ट रिक्रूटमेंट के अंदर 1508 इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के डिसाइपल्स को हायर किया एंड इसी के साथ 30,000 वॉट ट्रू गॉड लेवल के डिसाइपल्स को। एंड जो ट्रू गॉड लेवल के डिसाइपल्स थे उनका रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया था। इसके बाद भी 50,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स रिक्रूट हो गए। एंड गाइस ये लोग खाली फोकट में डिसाइपल्स को रिक्रूट नहीं कर रहे थे, इन लोगों को टेस्ट पास करने पड़ रहे थे। उसके बाद भी इतने सारे लोग रिक्रूट हो रहे थे, इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा लार्ज नंबर के अंदर लोग आए होंगे जो कि इनके सेक्ट को ज्वाइन करने की चाहत रखते होंगे। मोरुशा भी यही कहता है, मोरुशा भी यही चीज लू फैंग को कहता है कि उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की कि वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दे। उसके बाद भी प्रैक्टिशनर्स का नंबर ही इतना ज्यादा था कि एट द एंड जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा प्रैक्टिशनर्स ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके थे। लू फैंग कहता है ये नंबर तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा है। इस वक्त जो सेक्ट है वो जस्ट अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है, तो इसके अंदर काफी सारे फ्लॉज होंगे ऑपरेशंस के अंदर। हमें पहले इस सेक्ट को छोटे स्केल से मैनेज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जितना कम हो सके या फिर जितना ज्यादा कंट्रोल मैनर में हो सके उतना ज्यादा कंट्रोल मैनर के अंदर ये रिक्रूटमेंट हो। लेकिन इस बार सही में जितने भी डिसाइपल रिक्रूट हुए उनका जो नंबर है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। मोरुशा लू फैंग को बताता है जो मेन रीजन है जिसके कारण इनके सेक्ट के अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं वो ये है कि शी एंड यू कंट्रीज के खुद के सेक्ट नहीं है। उनके जस्ट जो मोस्ट डेजलिंग एलाइट ट्रू गॉड्स या फिर जो मोस्ट एलाइट वॉरियर्स है इनको उनके सेक्ट के अंदर डिसाइपल के तौर के जगह मिलती है, तो इनके जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा छोटे हैं। तो इन दो कंट्रीज से भी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डाओहे सेक्ट के अंदर आए। जो लू फैंग था वो इन प्रॉब्लम्स को समझ सकता था, क्योंकि जो लू फैंग था वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए उसे चूयू मास्टर ने रिक्रूट किया था अपने डिसाइपल के तौर पे। लेकिन बाकी के जो इटर्नल ट्रू गॉड्स है वो मे भी इतने ज्यादा डेजलिंग ना हो, बट वो काफी ज्यादा पोटेंशियल वाले पर्सन हो जिनके पास पोटेंशियल तो है लेकिन उनके पास रिसोर्सेस ना हो। एंड यही रीजन था कि लू फैंग ने ये सेक्ट एस्टेब्लिश किया था ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लू फैंग भी थोड़ी सी समाज सेवा करना चाहता था। तो लू फैंग को बताता है कि इस बार जितने भी डिसाइपल उन्होंने रिक्रूट किया है उसके अंदर से बस 1/3 जो डिसाइपल है वो उनके खुद के 20 चॉ स्टेट के अंदर से है, बाकी सारे इधर उधर से आए। लू फैंग टीचर ओरिजिन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैंने इन सारी चीजों का जिम्मा आपके सर पे मार दिया। मोरुशा कहता है मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही युआन भी खुश था ये काम को करके, क्योंकि जो मोरुशा था वो एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर था, तो डेफिनेटली उसका इन सब चीजों के सेक्ट अफेयर को मैनेज करना कोई इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी एंड उसे कोई भी कल्टीवेशन की नीड नहीं पड़ती थी, तो वो बोर ही होता रहता था। वैसे भी रही बात टीचर ओरिजिन की, तो उनके बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि उन्होंने वर्चुअल वर्ड्स बनाया था। अभी भी वो उन्हीं सब चीजों को कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं, तो वो इन सब चीजों को लेके अपना एक डीप परसेप्शन बनाना चाहते हैं। जो लू फैंग होता है वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक इन्विटेशन आता है जो कि रिकॉग्निशन पवेलियन से था। ये इन्विटेशन उसे आया था एम्परर ऑफ ग्यूजू से, जो कि उसे ड्रीम लैंड ट्रेजर लैंड के अंदर बुला रहे थे। इस जगह का नाम सुनते ही जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। लू फैंग
फैंग के डाओ सैक को एस्टेब्लाइज हुए ऑलरेडी हाफ सेंचुरी बीत चुकी थी। एंड अभी सारी की सारी चीजें थोड़ी सी बैलेंस मैनर के अंदर होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड जो लू फैंग का सेक्ट था वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं था, देखा जाए तो वो एक सेकंड रेट का सेक्ट था। यू एंड शी कंट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट सा कॉज किया, बट ओरिजिन कंट्री के मामले में देखा जाए तो किसी को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। फिलहाल जो लू फैंग की जो सोल थी वो ऑलरेडी थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी, गॉड किंग लेवल के। लू फैंग थर्ड लेवल को सरपास करना चाहता था। एंड जैसे ही उसे ड्रीम वर्ल्ड का इन्विटेशन मिलता है, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ना स्टार्ट हो चुके थे। और वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लू फैंग अपने इनकॉग्निशन को समसरा बिल्डिंग के अंदर भेज देता है। इनकॉग्निशन सैक को समसरा बिल्डिंग भी कहा जाता है। उसके अंदर जो लू फैंग है वो वर्चुअली जा सकता है, वहाँ पे फिजिकली जाने की कोई नीड नहीं है। वैसे तो लू फैंग को पहले भी रिकॉग्निशन सैक से काफी बार ऑफर आए थे काफी सारे मिशंस के लिए, बट लू फैंग ने उन सारे मिशंस को रिजेक्ट कर दिया। एंड ये पूरी तरीके से लू फैंग के ऊपर था। रिकॉग्निशन बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बस इन्वाइट किया जाता है। अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से एक्शन ले सकते हैं, एंड अगर वो ना चाहे तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। मिला के रिकॉग्निशन बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि हमेशा अपॉर्चुनिटीज के पीछे लगे रहते हैं। एंड क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा स्पेशल है, तो इन्हें अलग अलग कोटास के अलग अलग मिशन दिए जाते हैं। तो जो मिशन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के होते हैं, फिर जिनके अंदर काफी ज्यादा स्कोप होता है, वही सारे मिशन जो है वो रिकॉग्निशन बिल्डिंग के जो टॉप मेंबर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड ऑर्डिनरी मिशंस के लिए बस लोन वंडरर्स आगे जाते हैं, या फिर कोई भी नहीं जाता। एंड जो लू फैंग था उसे फिलहाल रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा नीड नहीं थी, एंड वो काफी था बिजी भी था बीच में। अभी वो थोड़ा सा फ्री हो चुका था। ड्रीम लैंड का नाम सुनते ही लू फैंग तुरंत वहां पे जाने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही लू फैंग समसरा बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो वहां पे उसे एम्परर गुई देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली इस मिशन के ऑर्गेनाइजर थे। बंदा काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा इंसान था। ये गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के पीक के ऊपर था। ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये यांगफे एंशिएंट कंट्री के एम्परर्स एंड मोनार्क्स को भी टक्कर दे सकता है सेकंड लेवल के ऊपर रह के। यहाँ पे हम लोगों को एक और फिगर देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि एक औरत थी, इसकी बस एक आंख थी, इसने लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहन के रखे थे, एंड इसके अंदर से निकलने वाला औरत थोड़ा सा इवल था। इसका नाम था यूटियान गॉड किंग, एंड ये भी फर्स्ट लेवल के ऊपर थी गॉड किंग लेवल के। बेसिकली अगर देखा जाए तो रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सेकंड लेवल के ऊपर है, बस कुछ लोगों को छोड़ के। वो है एक तो लू फैंग और दूसरी है ये लड़की यूटियान गॉड किंग। लू फैंग वहां पे आके बैठ जाता है। यहाँ पे अभी 3 लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे। लू फैंग एम्परर गुजू की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या और कोई भी आने वाला है। एम्परर गुजू बताता है कि जल्दी यहाँ पे गॉड किंग वुजिन भी आने वाला है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वुजिन भी आ जाता है। सबसे पहले जो वुजिन होता है वो ब्रदर गुयू को ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद वो सभी लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है अच्छा तो इस बार हम चारों ही है। लेकिन जब वो लू फैंग की तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है। गुजू एम्परर कहता है ब्रदर लूए आप यहाँ पे, ये तो काफी रियर है। वही जो वुजी होता है वो कहता है चल में फर्स्ट टाइम लूए ने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है। ब्रदर लूए काफी ज्यादा बिजी थे शायद से रिसेंट दिनों में। जस्ट अपना ब्रेक थ्रू गॉड किंग लेवल के अंदर किया ही था कि उनका बैटल हो गया था फूड किंगडम के लॉर्ड के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपना सेक्ट एस्टेब्लाइज किया। तो इन सब कामों में वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बिजी होंगे। फैंग कहता है मैं अभी अभी जस्ट वो सारा काम निपटा के आ रहा हूँ। वही गॉडली किंग यूटियान कहती है कि एक सेक्ट बनाना ये सही में अपने ऊपर काफी ज्यादा बर्डन ऐड करता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई भी डिजास्टर होता है या फिर लू फैंग की किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है, जो सेक्ट है वो हमेशा एक वीकनेस बनता है। बट एम्परर गुजू कहते हैं ब्रदर लूए वो सफिशिएंट है, वो हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो अपने बॉडी को काफी सारे हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद जो अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने की मीन्स है वो डेफिनेटली हम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन वो अगर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ भी जाते हैं तो आखिर पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कि ब्रदर लूए के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ना चाहेंगे, फिर मरते दम तक उनके साथ फाइट करेंगे। एंड किसी भी गॉड किंग के सेट को छूना यानी कि ये उसको प्रोवोक करने के बराबर में ही होता है एक लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए। मुझे नहीं लगता कि ब्रदर लूए के साथ कोई फाइट करना चाहेगा। फिलहाल इस वक्त तो सभी लोग उनके गुड लुक्स के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग उनके पोटेंशियल को जानते हैं। जो वुजिन होता है वो भी कहता है मैंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट को काफी लंबे टाइम से देखा है, एंड एक चीज मैं समझ चुका हूँ, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फाइट करने की एबिलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी जान बचाने की एबिलिटी। वही जो यूटियान गॉड किंग होती है वो कहती है क्या तुम दोनों को अभी भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों के जो लाइफ सेविंग एबिलिटीज है वो लू फैंग से वीक है। खास करके एम्परर ग्यूजू, उनको तो 3 एम्परर ने गिरा था, उसके बाद भी वो उनको चकमा दे के वापस से रिकॉग्निट हो पाए। एंड रही बात गॉड किंग वुजिन की, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग एम्परर गुजू जैसी है, एंड उनकी जो एस्केप एबिलिटीज है वो इवन एम्परर गुजू से भी ज्यादा पावरफुल है। एंशिएंट कंट्री के अंदर काफी सारे लोगों ने उन्हें काफी बार मारने की कोशिश की, आज तक एम्परर वुजिन उनके हाथों में नहीं लगे। बाद में उनको खुद के अपने क्लैन को संभालना था, इसलिए उन्होंने अपने आप को रिकॉग्निट कर लिया। एंड जब से उन्होंने अपने आप को रिकॉग्निट किया एंड अपने लिए एक नई आइडेंटिटी निकाली है, तब से पूरी की पूरी यांगफे एंशिएंट किंगडम के अंदर कोई भी उनकी नई आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाया। ये बस रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर है, यहाँ के लोगों को ही पता है कि यही वुजिन डिवाइन किंग है, बाकी बाहर के लोग इस बंदे को जानते ही नहीं है। इसी
चीज का फायदा उठाते हुए जो वुजिन है उन्होंने काफी सारे यांगफे एशियन कंट्री के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को मारा है अपना बदला लेने के लिए। कुल मिला के जो यांगफे एशियन कंट्री है वो वुजिन से काफी ज्यादा नफरत करती है एंड यांगफे एशियन कंट्री भी जानती है कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा दुश्मन बना लिया है कि आइडेंटिटी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानते। सही में इस तरीके के दुश्मन जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो लिटरली सबसे ज्यादा खूंखार होता है एंड गॉड किंग वुजिन भी कुछ इसी तरीके के थे एंड उनसे यांगफे एशियन कंट्री लिटरली दिल से नफरत करती थी। ये सेम थिंग थी गुजी एम्पर के साथ। इसलिए अगर गुजी एम्पर की स्टोरी देखी जाए तो जो 3 एम्पर है यांगफे एशियन कंट्री के उन्होंने गुजू एम्पर के ऊपर हमला कर दिया था। उन्होंने उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को और साथ ही साथ उसके सारे के सारे क्लैन के लोगों को मार दिया एंड क्योंकि एम्पर गुजू भी अपनी सिटी के अंदर ही थे तो उनको लगता है कि उन्होंने पूरी तरीके से एम्पर गुजू को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एम्पर गुजू के जो लाइफ सेविंग मेथड से वो उनके एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा परे थे। एम्पर गुजू वहां से जिंदा बच के बाहर निकल गए जिसके बाद वो वापिस से पकड़े गए थे और उनके ऊपर 3 से 4 एम्पर्स ने एक साथ अटैक कर दिया था। इवन अपने सारे के सारे सीक्रेट ट्रेजर्स को देने के बाद भी उनके कंबाइन अटैक्स ने भी एम्पर गुजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। एम्पर गुजू अपने लिए इनफ टाइम निकाल पाए एंड उसी इनफ टाइम के अंदर उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नेट कर लिया एंड अपने रिकॉग्निशन के बाद उनके दिल के अंदर लिटरली एक डीप हेटरेड बन चुकी थी यांगफे एशियन किंगडम को लेके, स्पेशली उन गॉड किंग्स को लेके जो कि न्यूली प्रमोटेड हो। वो काफी ज्यादा वीक होते थे एंड एम्पर गुजू जो थे वो उन लोगों को मार दिया करते थे, साथ ही साथ उनके रिकॉग्निशन के सारे मीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब तक वो 7 से 8 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को मार चुके हैं यांगफे एशियन कंट्री के एंड इसी मदद से जो यांगफे एशियन कंट्री का फैंग जू है लिटरली परेशान हो चुका है इस बंदे से। ये थी इन लोगों की कुछ बैक स्टोरीज। चलो अभी प्रेजेंट के अंदर आते हैं। जो एम्पर कहता है इस बार हम लोगों ने ड्रीम रिलम के अंदर जाने के बारे में प्लान किया है, सारे मेंबर्स को इनवाइट किया था लेकिन ऐसा लगता है कि बस हम चारों है जो कि वहां पे जाना चाहते हैं। कुल मिला के युआन के द्वारा ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी काफी सारी प्रीशियस प्लेसेस है जिन्हें छोड़ा गया है। इन प्रीशियस प्लेसेस के अंदर जाने के लिए जरूरत पड़ती है कोटास की। कुछ प्लेसेस है जो कि सभी लोगों के लिए ओपन है। यहाँ के जो थ्रेशोल्ड्स है वो काफी ज्यादा है तो कुछ ही लोग वहाँ पे जा पाते हैं भले ये सभी लोगों के लिए ओपन हो। जो पावरफुल फोर्सेस है वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ताकि वो इसे पूरी तरीके से मोनोपोलाइज कर ले, अपने लिए पूरी तरीके से बुक कर ले। लेकिन हमें इन्हीं लोगों को चकमा देते हुए ड्रीम रिलम के अंदर एंटर करना है। लू फैंग ड्रीम रिलम के बारे में जानता था एंड लू फैंग की करंट स्ट्रेंथ के साथ डेफिनेटली इस जगह के अंदर डायरेक्टली तो नहीं जा सकता था। उस दिन बताता है कि अगर ये लोग यांगफे एशियन कंट्री के कनेक्शंस के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके साथ काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई गेस्ट ऑफिशियल अंदर जाना चाहता है तो वो जा तो सकता है लेकिन उसे काफी सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे उससे पहले एंड जितना भी उसे ट्रेजर मिलेगा उसके अंदर से लगभग 70 to 80% तो रॉयल फैमिलीज के पास जाएगा। तो कुल मिला के एट द एंड उसे जो कुछ भी मिलेगा वो होगा बाबा जी का ठेंगा। ये असली प्राइज होती है रॉयल फैमिलीज की तरफ से अंदर जाने के लिए किसी गेस्ट ऑफिशियल के लिए। जो हंसते हुए कहता है ज्यादातर तो हम तीनों ही एक्शंस लेते हैं बट इस बार ब्रदर लुई भी हमारे साथ है। डेफिनेटली इस बार की जो ट्रिप होगी वो काफी ज्यादा आसान होगी। काफी सारे डेंजरस सिचुएशन के अंदर हम ब्रदर लुई से मदद ले सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्योंकि उनके पास क्लोन आर्ट है। लू फैंग इस काम के लिए मान जाता है। मिला के लू फैंग का जो काम था वो ये था कि वो अपने बॉडीज को काफी सारे हिस्सों के अंदर स्प्लिट करके काफी बड़ी एरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकता था एंड अगर उस एरिया के अंदर लू फैंग मर भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस लू फैंग के क्लोन्स होंगे। जो लू फैंग के वीक क्लोन्स भी वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो लू फैंग है वो आराम से खतरे का अंदाजा लगा सकता है, ट्रेजर्स को ढूंढने में इन लोगों की मदद कर सकता है। एक बार जब इन्हें ट्रेजर मिल जाए उसके बाद ये चारों उस जगह पे जाके उस ट्रेजर को हासिल कर सकता है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें फाइट करना पड़े या फिर कुछ और। इसके बाद इन सभी लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी सौंप दी जाती है। जो गॉड किंग यूटियान थी यानी कि जो सबसे कमजोर थी फर्स्ट लेवल की गॉड किंग, इस लड़की को डोमेन बनाने का चार्ज दिया जाता है। जो एम्पर गुजिंग एंड एम्पर वुजिन थे वो रिस्पॉन्सिबल थे पावरफुल एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए एंड जो लू फैंग की ड्यूटी थी वो तो बस एक्सप्लोर करना थी कि एक्सप्लोर करके ट्रेजर ढूंढना। जो वुजिन होता है वो कहता है कि पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन का जॉब दिया जाता था, लिटरली ये काम काफी ज्यादा मेहनत वाला होता था बट अभी मैं सही में काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे जगह पे अभी ये काम लू फैंग करेगा। साथ ही साथ मैं भले एस्केप करने में काफी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, मेरे पास एक ही रियल बॉडी थी एंड अगर मैं कभी किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता था लिटरली मेरे लिए एस्केप करने के लिए भी कोई भी रास्ता नहीं बचता था एंड मैं काफी ज्यादा बड़े लॉस में पहुंच जाता था। ब्रदर लुए इन्वेस्टिगेशन करने में मेरे से ज्यादा बेटर है क्योंकि उनके पास क्लोन है, उनको कोई भी फिक्र नहीं है अगर उनके क्लोन अगर एस्केप ना भी कर पाए तो, क्योंकि लू फैंग कैजुअली अपने क्लोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करा सकता है। लू फैंग का हर एक क्लोन एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर जितना पावरफुल है, वो भी पीक लेवल के। साथ ही साथ जो लू फैंग की स्किल्स है उसके कारण लू फैंग आराम से एक फुल फ्लैजेड अटैक कर सकता है अपने हर एक क्लोन के साथ, के थ्रू वो आराम से सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल को टक्कर दे सकता है अपने हर एक क्लोन के साथ। लू फैंग वुजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि बाकी सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। वुजिन लू फैंग को
बताता है रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर जो फैंगडू एंड डिवाइन किंग्स बाकी के जो पावरफुल लोग हैं वो लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो एम्परर्स एंड मोनार्क्स को टक्कर दे सकते हैं। तो अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड वैसे भी अगर हम लोग उनके साथ मिलके उनके लेवल्स के मिशन करते हैं तो हम लोग उनके लिए बस बर्डन होंगे। जो लोग फैंगडू के बारे में भूल चुके होंगे उन लोगों को बता दूं, ये जो क्वीन ऑफ फैंगडू है ये वही लड़की है जिसने लू फैंग को रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर बुलाया था, यानी कि इनवाइट किया था, रिक्रूट किया था। एंड इस लड़की की जो रेपुटेशन है वो सही में एक अलग लेवल के ऊपर है, साथ ही साथ ये सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड बस इसकी रेपुटेशन के कारण ही जो लू फैंग था वो रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर जाने के लिए माना था। एंड जो अर्थ गॉड किंग है वो तो एक अलग ही लेवल के ऊपर है, वो ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि वो अकेले एक्ट करे। जो तीसरा बंदा है यानी कि ग्रेट फ्रीडम लॉर्ड, वो लिटरली सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है वेंजी किंगडम के अंदर वेंजी लॉर्ड के बाद। साथ ही साथ वो वेंजी लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल भी है। तो इस बंदे के बाद कोई भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये छोटे मोटे जनरल ऑपरेशंस के अंदर काम नहीं करता। एंड उसके बाद आते हैं हमारे टियान डू वैंग जो कि यांग फैंग के फाउंडर के डिसाइपल है। एंड इस बंदे के बाद भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो ये भी ऑर्डिनरी एक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ब्लैक फायर लॉर्ड वो एक काफी ज्यादा लार्ज फोर्स का इंचार्ज है, वो भी छोटे मोटे ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। रीजन कॉन्टिनेंट के अंदर के जो बेस्ट रिसोर्सेज है वही बस इन तीनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के वुजेन लड़की यूटिया एंड ग्यूजो एम्परर ये सारे के सारे लोन वंडरर्स है। इनके पास ना देखने वाला कोई है ना इनके पास करने के लिए कोई काम। यही तीनों ज्यादातर आपस में काम करते हैं। तीनों मिलके अलग अलग जगहों पे जाके ट्रेजर लूटते हैं। अब से इनके साथ लू फैंग भी है एंड उसके काफी सारे क्लोन्स इनको डेफिनेटली काफी ज्यादा मदद करेंगे। इनकी टीम पहले के कंपैरिजन में अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। वही वो जो लड़की होती है वो कहती है पहले मैं पूरी तरीके से ब्रदर ग्यूजी एंड ब्रदर वुजिन के ऊपर डिपेंड थी क्योंकि पूरी टीम के अंदर मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट थी, बट अभी मुझे कंपनी देने के लिए अभी तुम भी आ चुके हो। डेफिनेटली इसने लू फैंग को वीक तो नहीं बोला था, लू फैंग भी गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर ही है, तो एक तरीके से वो इसका कंपेनियन बन सकता है। लू फैंग कहता है मैं इन सारे ऑपरेशंस को फर्स्ट टाइम डील करूंगा तो मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, प्लीज मुझे गाइड करना एंड मेरे से अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना। जुजू एम्परर कहता है लू फैंग तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो। जुजू एम्परर लू फैंग की काफी ज्यादा कदर करते थे, वो जानते थे कि लू फैंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। जस्ट गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचते ही वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो जो लू फैंग का फ्यूचर है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्राइट है। एंड गाइस ये सब लोग इसे लू ही के नाम से जानते हैं। मैं बीच बीच में लू फैंग बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप हो रही है। यहाँ पे लू फैंग का नाम कोई भी नहीं जानता उसके कुछ क्लोज वंस के अलावा, जैसे कि टीचर ओरिजन, मोरुशा, मास्टर चू और माउंटेन सिटिंग गैस। वही जो ग्यूजो होता है उसे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता था इन सारे ट्रेजर्स को लूट के। इनके ऊपर जो दो कंट्रीज है एशियन कंट्रीज, वो लोग अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते थे। इनके ट्रेजर्स को लूट के उनको ऐसा लगता था कि वो उनके साथ रिवेंज ले रहा है। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था उसकी वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी यांग फैंग एशियन किंगडम के साथ, बट स्टिल अगर रिसोर्सेज की बात आए तो लू फैंग भी कभी पीछे नहीं हटता। रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से हिडन है, तो इन लोगों के साथ कॉपरेट करके वो काफी सारे रिसोर्सेज अपने लिए इकट्ठा कर सकता है, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। एंड रही बात ग्यूजी एम्परर और वुजिन एम्परर, ये डेफिनेटली लू फैंग से काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये टियानकुन लॉर्ड जैसे नहीं है गाइस, और लू फैंग चाहे भी तो इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता। वो इनके सामने टिक तो सकता है लेकिन इन्हें हरा पाना एंड इन्हें ओवर पावर करना लू फैंग के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इस वक्त, क्योंकि लिटरली ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है उनके साथ भी फाइट कर रखे है। रही बात लू फैंग की तो वो बस अभी गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर है, अभी भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। उसे अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बनने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज की भी जरूरत है जो कि उसे यांग फैंग एशियन कंट्री से तो नहीं मिलने वाले। डेफिनेटली उनके लिए उसे खुद ही फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली ये लोग अपना एक डिटेल प्लान बनाते हैं। एम्परर ग्यू कहता है कि अभी अगर किसी के मन में कोई डाउट ना हो तो आज से ठीक 3 दिन के बाद हम ह्यूंगाओ माउंटेन के अंदर मिलेंगे, वहीं से हम लोग अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। एंड वहाँ पे सभी लोग ना एक नया फॉर्म लेके आएंगे, यानी कि भेस बदल के आएंगे कुल मिला के, क्योंकि एक तरीके से अगर वो किसी मिशन के अंदर जा रहे हैं किसी ट्रेजर को लेने के लिए, वो भी ग्रुप बना के, किसी को भी उनके आइडेंटिटी के बारे में कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए। इवन अगर वो पकड़े जाए या फिर उन्हें किसी के साथ फाइट भी करनी पड़े, क्योंकि रिकॉग्निशन पवेलियन एक हिडन फैक्शन है एंड उनके मेंबर्स के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को हुआंग सिटी का नजारा देखने के लिए मिलता है। सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर लू फैंग क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, वो अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी को रिकवर कर रहा था। जब उसने लास्ट टाइम टियानकुन गॉड के साथ फाइट की थी उसके बाद लू फैंग ने कुछ टाइम के बाद अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी को तो पूरी परफेक्शन तक रिकवर कर लिया था स्मॉल यूनिवर्स की मदद से, लेकिन जो उसका वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था उसका एनर्जी रिजर्व और ज्यादा बड़ा है, वो बस 60% तक ही रिकवर हो पाई है अभी तक। फैंग की जो परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी उसके हाथों में लू फैंग ने ब्लड शैडो ब्लेड थमा के रखा था। ब्लड शैडो ब्लेड के अंदर हम लोग को एक एंडलेस डिस्ट्रक्टिव ऑरा देखने के लिए मिल सकता था। जो लू फैंग था उसने 6 अटैक ऑफ चॉस के सीख लिए थे। इसके काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स हम लोगों को ब्लड शैडो ब्लेड के ऊपर भी इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिल सकते थे। आफ्टर ऑल जो ब्लड शैडो ब्लाइंड था वो एक किलिंग वेपन था एंड इसे लू
लू फैंग ने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टोन करके रखा था। किसी बंदे को मारने की बात की जाए तो डेफिनेटली ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत आसानी से ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ को सप्रेस कर देता है। क्रॉस जो ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल डाउ है। उसके थ्रू भी आप किसी पर्सन के ऊपर अटैक कर सकते हो या फिर उसे मार सकते हो। लेकिन ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ किसी भी पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हर एक डाउ होता है जिसके अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ग्रेट डाउ ऑफ जो लाइफ है वो मारने और मरने वाले फील्ड के अंदर थोड़ा सा कमजोर है, जिंदा बचने और बचाने वाले फील्ड में काफी ज्यादा अलग ही लेवल के ऊपर है। ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन वो तो बस मारने के लिए बनाया गया है, यानी कि चीजों को खत्म करने के लिए। इसलिए काफी सारे गॉड किंग लेवल्स के बीच में ये जो ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इसलिए वो ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस करता है। जो लू फैंग है ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन, ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ, इन दोनों को ही कॉम्प्रहेंड करता है। साथ ही साथ उसके पास काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स भी है पाथ ऑफ लाइफ एंड पाथ ऑफ डेथ के। डेफिनेटली ये किसी भी डाउ से ज्यादा मुश्किल है एंड इसके अंदर अभी तक लू फैंग ने एक सिंगल ब्रांच भी कॉम्प्रहेंड नहीं किया इसके डाउ का। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो पाथ ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो कितना ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिला के ऐसे समझ सकते हो ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर आप पाथ ऑफ लाइफ एंड पाथ ऑफ डेथ को पूरा कॉम्प्रहेंड करने की बात करो। जो लू फैंग ने अटैक सीखे थे ब्लड शैडो ब्लेड के साथ, के अंदर लू फैंग का जो माइंड एंड विल पावर का यूज है वो काफी ज्यादा कम होता है। इसकी मदद से डेफिनेटली लू फैंग को इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा मजा आता है एंड काफी ज्यादा हल्का फील होता है। यही कारण है कि जो लू फैंग है वो नए नए वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता कि एक वेपन जो आप काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रहे हो आप उस वेपन के थ्रू पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाते हो, तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको काफी ज्यादा आसानी होती है एंड उसके थ्रू आप और ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स को यूज कर सकते हो। मिला के जो लू फैंग है जो 6 स्ट्राइक ऑफ मिक्स सोल वाला अटैक है ब्लड शैडो नाइफ से, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो लगभग ब्रदर ज़्यूज़ू और ब्रदर वुजिन को टक्कर दे सकता है। ये दोनों के दोनों गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के पीक के ऊपर है जो कि इवन एम्परर्स को टक्कर दे सकता है। बट डेफिनेटली जब तक नेसेसरी ना हो लू फैंग इन सारे अटैक्स का यूज नहीं करेगा क्योंकि लू फैंग ऑलरेडी सेकंड लेवल के वॉरियर्स के साथ फाइट कर पा रहा है, वो भी फर्स्ट लेवल के ऊपर होके, और वो भी अभी वो रिसेंटली जस्ट पहुंचा है। पर अभी वो ब्रदर ज़्यूज़ू और ब्रदर वुजिन जितनी पावर दिखाने लग जाएगा तो डेफिनेटली 2 एशियन कंट्रीज इस चीज को तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाली एंड वो उन 2 एशियन कंट्रीज के नजर में जरूर आ जाएगा। इसलिए लू फैंग जानता था कि उसे कब और कितनी पावर्स को शो करना है। जब वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल होगा कि वो 2 एशियन कंट्रीज से निपट सके तो उसे अपनी फुल पावर्स को दिखाने से भी कोई डर नहीं लगेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि लू फैंग ड्रीम वर्ल्ड के अंदर क्यों जाना चाहता है। लू फैंग ड्रीम वर्ल्ड के अंदर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ये एक तरीके से किसी भी पर्सन की कॉन्शियसनेस एंड विल पावर के साथ खेलता है एंड लू फैंग ऑलरेडी थक चुका था काफी सारे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर करके अपने विल पावर को होन करने के लिए। उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है एंड वो 3rd लेवल के और आगे जाना चाहता है, यानी कि गॉड किंग लेवल को सरपास करना चाहता है। तो डेफिनेटली लू फैंग को कुछ नया करना पड़ेगा एंड ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे कुल मिला के 3 ही लोग हैं कि स्पिरिचुअल विल ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के 3rd लेवल को सरपास कर चुकी है एंड वो 3 लोग है एम्परर क्वीन, लॉर्ड ऑफ 10,000 रिलम एंड एम्परर मॉथ। जो एम्परर मॉथ है वो 2nd स्टेज के ऊपर है गॉड किंग लेवल के, बट स्टिल उनकी जो विल पावर है वो गॉड किंग लेवल के बियॉन्ड जा चुकी है। इससे आप देख सकते हो कि एम्परर मॉथ का जो फाउंडेशन होगा सोल फाउंडेशन वो कितना ही ज्यादा परफेक्ट होगा। उन्होंने बस 2nd लेवल के ऊपर होके भी अपने विल पावर को पूरी तरीके से 3rd लेवल के भी पार लेके गए एंड जो लू फैंग है वो अपने फाउंडेशन को इन तीनों से ज्यादा स्टेबल मानता था क्योंकि जो लू फैंग है वो अभी बस गॉड किंग लेवल के 1st लेवल के ऊपर है। ऑलरेडी उसकी जो विल पावर है वो गॉड किंग लेवल के 3rd लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। जब वो चॉज रिलम के ऊपर ही था तभी उसकी विल पावर 3rd लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी, यानी कि वो तब इनिशियल स्टेज के ऊपर थी। अभी लू फैंग लगभग पीक स्टेज तक भी पहुंच ही चुका है और अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे तो वो ये 3rd लेवल के बॉटम नेक को भी ब्रेक कर सकता है, बट उसके लिए उसे एक अलग टाइप की ट्रेनिंग चाहिए थी एंड ड्रीम वर्ल्ड से अच्छी और कोई जगह हो ही नहीं सकती। फिलहाल के लिए लू फैंग को ये जगह काफी ज्यादा सही लगी थी, इसलिए लू फैंग ने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाने के बारे में सोचा था एंड डिसाइड किया था। इसी के साथ साथ लू फैंग के पास लेजेंडरी आर्ट भी है कि युआन के द्वारा दिया गया है लू फैंग को, यानी कि गिफ्ट है ये। सच्ची में युआन ने आके लू फैंग को नहीं दिया था, वही लू फैंग की ल्यूआन टेक्निक है। इसके साथ साथ लू फैंग किसी भी पर्सन को मार सकता है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उसकी विल गॉड किंग लेवल को सरपास कर जाती है। तो लू फैंग ने डिसाइड कर लिया था इस बार वो अपनी 1/10 एनर्जी सोर्स को लेके जाने वाला था ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, यानी कि उसके टोटल एनर्जी सोर्स का 10%। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, लू फैंग का जो 10% भी है यही इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एनर्जी रिजर्व के साथ आराम से लू फैंग काफी सारे क्लोन्स बना सकता है अपने। जो ड्रीम लैंड का इन्वायरमेंट था वो उसके ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनिंग हार्ड मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा था। इसी तरीके से जैसे कि आप लोगों को लॉर्ड ऑफ टियानी लैंड पता होगा, इसके वजह से टियान को यू स्टेट के एम्परर के साथ फाइट की थी। यू स्टेट का जो एम्परर था टियानी लैंड को और ज्यादा अच्छी तरीके से जानता था एंड वहां से वो ट्रेजर्स को और अच्छी तरीके से ढूंढ सकता था। एंड वो जो लैंड है उसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट वाले जो कल्टिवेटर्स है हुनियान ब्लड लाइन के, उनके लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। बट लू फैंग को ऐसी जगहों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लू फैंग के डाउट्स अलग है।
शिफ्ट होता है एंड 3 दिन बाद का सीन देखने के लिए मिलता है। जो लू फैंग होता है वो हुंगिया माउंटेन के अंदर पहुंच चुका था, लगभग ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर लंबा चौड़ा था। वहीं पे हम लोग को एम्परर ग्यूजू भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि सबसे पहले आ गया था। ग्रीन कलर के आर्मर पहन के रखा था एंड ये बंदा भी दिखने में थोड़ा सा बुढ़े जैसा लग रहा था। भाई उसके साथ साथ यहाँ पे एक औरत भी आ चुकी थी, गॉड किंग यूटियान थी। इसने भी अपने ऑरा को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था एंड साथ ही साथ अपने अपीयरेंस को भी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे लू फैंग एंड साथ ही साथ वुजिन भी पहुंच जाता है। जिन जो था उसका फिगर लंबा चौड़ा देखने के लिए मिल सकता था एंड उसने अपने फेस के ऊपर एक मास्क पहन के रखा था। वही जो लू फैंग था उसने पूरी तरीके से अपनी फिगर को चेंज कर लिया था। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर हम लोग को ब्लैक कलर की स्केल्स आर्मर देखने के लिए मिल सकती थी। सर के ऊपर बड़े बड़े गोल्डन हॉर्न मिला के लू फैंग का ये जो लुक था ये गोल्डन हॉर्न बीच से इंस्पायर्ड था। एम्परर ग्यूजू, गॉड किंग यूटियान एंड गॉड किंग वुजिन ये तीनों की तीनों जब लू फैंग को देखते तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि लू फैंग उनमें सबसे ज्यादा अलग लग रहा था। फैंग बिल्कुल भी पहचान में आ ही नहीं रहा था। थॉट उसका जो ऑरा था वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। लू फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे भूत की तरह क्यों देख रहा है। फैंग स्माइल करते हुए उनसे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ मैं। वुजिन कहता है यूजुअली तुम काफी ज्यादा अलग लग रहे हो हमेशा के कंपैरिजन के अंदर। तुम्हारी जो प्रीवियस बॉडी थी उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन तुम्हारी ये जो बॉडी है इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन ऑरा देखने के लिए मिल सकता है। लू फैंग इस चीज के बारे में सोच के थोड़ा सा स्माइल कर देता है। और जो लू फैंग है वो अपने आप को किसी भी फेस के अंदर चेंज कर सकता है। एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म है, वो किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस चीज के ऑरा को कॉपी कर सकता है। अगर वो चाहे तो वुजिन गॉड या फिर ये जो गुजी है इसके अंदर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो भी उसके सेम टू सेम ऑरा के साथ। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि दोनों में से कौन कौन है। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो गुजी होता है वो वुजिन से कहता है कि चलो अभी हमें जाना होगा, तुम हमें लेके चलो। वुजिन हाँ के अंदर मुंडे हिलाता है एंड उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है जो कि इन चारों को एनवेलप कर लेता है। इस फोर्स के कारण लू फैंग एंड बाकी के 3 लोग वो पूरी तरीके से परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाते हैं ऑपरेशन लॉस के बीच में हेवन और अर्थ के। जो लू फैंग था वो थोड़ा सा शॉक सा फील करता है। एक तरीके से वो वहां पे थे लेकिन वो वहां पे नहीं थे। वहां की लाइट, वहां का स्पेस फ्लक्चुएशन, वहां का ब्रेथ सेंसिंग, उन सारी चीजों ने उन लोगों को इग्नोर कर दिया था। भी उनके ऊपर स्पाई कर ही नहीं सकता था। वैसी बात हो गई कि आप पानी के ऊपर चल रहे हो लेकिन पानी के ऊपर एक सिंगल रेपल भी नहीं बन रहा, आप इनविजिबल से दिख रहे हो। जिससे लू फैंग समझ चुका था कि वो सारे के सारे एम्परर्स वुजिन को नहीं मार पाते, कि वुजिन के एस्केप मेथड सही में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। कुछ टाइम के बाद वो लोग ड्रीमलैंड के एंट्रेंस के काफी करीब पहुंच जाते हैं। वुजिन कहता है हम ड्रीमलैंड के एंट्रेंस के सामने हैं। भाई उन लोगों के सामने हम लोग को एक बड़ा सा डार्क कैनन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इतना सारा डार्क था कि उसने आसपास की सारी लाइट्स को ऑब्जर्व कर लिया था। ये जो ड्रीम वर्ल्ड का एंट्रेंस था इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेबल फॉर्मेशन अरेंज करना इम्पॉसिबल था। तभी जो वुजिन होता है वो बताता है 2 एशियन कंट्रीज है, उन्होंने यहाँ पे ऐसे गॉड किंग्स को भेजा है जो कि मोबाइल फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने पूरी के पूरे एंट्रेंस को कवर करके रखा है। के बाद जो गॉड किंग वुजिन होता है, के बाद गॉड किंग वुजिन इन सभी लोगों को वापस एक इनविजिबल लेयर के थ्रू कवर कर लेता है। ये लोग एंट्रेंस के थ्रू एंटर करने वाले थे, लेकिन वुजिन कहता है पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकता, स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लोग मुझे नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने मुझे डिस्कवर कर लिया तो हमें यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। यूजी कहता है कि अगर हमें एक्शन लेना पड़े तो वुजिन एंड ग्यूजी हम दोनों की दोनों एक्शन लेंगे, बाकी के 2 लोग यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे डार्क कैनन की तरफ। जैसे जो लू फैंग होता है वो डार्क कैनन की तरफ भागता है, फील होता है एक इनविजिबल फोर्स जो कि उसकी स्पिरिचुअल विल को बाहर खींच रहा है। लू फैंग की जो स्पिरिचुअल विल है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के 3rd लेवल के थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुकी है। लू फैंग होता है वो इजिली इस फोर्स को रेजिस्ट कर लेता है। फैंग ड्रीम वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुका था। ये जो वर्ल्ड था ये काफी ज्यादा डार्क था, यहाँ पे काफी सारी फ्लोटिंग डिजॉर्शंस थी, पूरी तरीके से इनविजिबल थी। यहाँ की जो बड़ी सी वास्ट फॉर्मेशन थी वो पूरी एरिया को अफेक्ट कर रही थी। इस एंट्रेंस के ऊपर कुल मिला के 2 एशियन कंट्रीज की फॉर्मेशन लगी हुई थी। ये 2 एशियन कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने एक दूसरे कॉपरेट करके दोनों फॉर्मेशन को एक तरीके से मर्ज करके रखा था, ताकि वो किसी भी इमिग्रेंट यानी कि बाहर के बंदे को रोक सके। लू फैंग मनी मन सोचता है जब युआन ने इस ड्रीम वर्ल्ड को बनाया था तो यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं था, ये जगह किसी के बाप की नहीं थी। लेकिन अभी इन एशियन कंट्री वालों ने इस जगह को अपने बाप का बना लिया है, इसके कारण कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए इसके अंदर एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लू फैंग जानता था कि वो रिकॉग्निशन पवेलियन के साथ अंदर एंटर कर रहा है, वरना उसका खुद से अकेले अंदर एंटर करना लगभग नामुमकिन था। लू फैंग जब आगे बढ़ रहा था तो उसे एक टावरिंग फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। के अंदर से निकलने वाला वास्ट ऑरा उसने पूरी की पूरी एक ह्यूज फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखा था। लू फैंग काफी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसने इस पर्सन के ऊपर अटैक किया तो इस पर्सन के अंदर से निकलने वाला जो काउंटरिंग हो रहा है आसपास के जितनी भी फॉर्मेशन है उन सारी फॉर्मेशन को एक्टिव कर देगा। सारी की सारी फॉर्मेशन के साथ ये हमारे ऊपर अटैक कर देगा। वो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा आगे निकल चुके थे। वुजिन कहता है जो पीछे वाला एरिया था वो थंडर एशियन किंगडम के द्वारा गार्ड किया गया था। वो जो बुड्ढा था वो एक्चुअल में एक रेयर ट्रेजर को गार्ड कर रहा था। वो जो टॉल फिगर जो क्रॉस लेग करके बैठा था उसी के सामने हम लोग को एक ब्लैक फ्रूट ट्री भी देखने के लिए मिल सकता था। जो ब्लैक फ्रूट ट्री था इसके ऊपर 666 फ्रूट्स थे जो कि ऑब्वियसली पूरी तरीके से
मैच्योर नहीं हुए थे, लेकिन कहा जाता है ये काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। जो चूयू मास्टर ने लू फेंग को जो फ्रूट्स दिए थे ये उनके कंपैरिजन के अंदर 10 टाइम ज्यादा इफेक्टिव थे। चूयू मास्टर वाले जो फ्रूट्स थे वो तो अभी लू फेंग के लिए पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो चुके हैं, तो उन्होंने तो वो फ्रूट्स टीचर ओरिजिन को दे दिए थे क्योंकि वो फ्रूट लू फेंग के ज्यादा काम के नहीं थे। लेकिन इस वक्त वो लोग इस ट्रेजर को छू नहीं सकते थे क्योंकि वो यहाँ पे आते आते यहाँ पे बकचोदी नहीं पेलना चाहते थे, इसलिए वो डायरेक्टली डीप वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। फाइनली कुछ ही टाइम के बाद वो लोग एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है जो एरिया यांगफे एशियन नेशन के फॉर्मेशन से कवर था नॉर्मली। तो ये जो दो एशियन कंट्रीज है आपस में फाइट करती है। जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन बनी हुई है वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके बनाई गई है। जो एम्पर कहता है ये लोग सही में काफी ज्यादा लालची है, भले एक दूसरे के खून के दुश्मन हो, बट जब ट्रेजर्स की बात आए तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों की जो फ्लाइंग स्पीड थी वो काफी ज्यादा स्लो थी। इन लोगों को लगभग पूरा का पूरा एक आधा दिन लग गया था कि वो उस एंट्रेंस वर्ल्ड के अंदर से थोड़ा सा आगे निकल सके। फाइनली वो लोग ऐसी जगह के ऊपर पहुंच चुके थे जहाँ पे वो जो फॉर्मेशंस थी वो नहीं थी, कि वो रेंज ऑफ फॉर्मेशन से ऑलरेडी दूर आ चुके थे। जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा शौक था। वूजिंग के एस्केप मेथड्स है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फेंग ने इस तरीके के एस्केप मेथड अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। इवन गॉड किंग यू टियान वो जो लड़की थी वो भी प्रेस करती है इस बंदे को। गॉड किंग वूजिन जोर जोर से हंसता है और थॉट जो लू फेंग था उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो सारे के सारे ऑपरेशन और सारे के सारे सुप्रीम लॉस के ऊपर स्पाई कर सके। तो लू फेंग समझ चुका था कि वूजिंग की जो एस्केप टेक्निक वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिनकी जो एस्केप सीक्रेट टेक्निक थी वो एक अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक थी और उस सीक्रेट टेक्निक का नाम था हिडन स्काई एस्केप टेक्निक। क्योंकि पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस कुछ ही लोग हैं जिनके पास इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि वूजिन को टक्कर दे सकता है। लू फेंग इस चीज को सुन के काफी ज्यादा अमेज रहता है। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि जो वूजिन है वो ऑलरेडी बस सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के, उसके बाद भी उसने इतना ज्यादा अल्टीमेट लेवल की सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया है। जो उसके मास्टर डीचू है उन्होंने भी अल्टीमेट लाइफ फॉर्म की सीक्रेट मेथड्स को अचीव कर लिया है, लेकिन अपने आप को अल्टीमेट लाइफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी प्रीशियस ट्रेजर्स की जरूरत पड़ती है। उसे कहता है अभी हम लोग मिडिल लेयर के अंदर एंटर करने वाले हैं ड्रीम वर्ल्ड के, उसके बाद हमें ब्रदर लुई की मदद की जरूरत पड़ेगी ताकि हम आगे की जगह को एक्सप्लोर कर सके। लू फेंग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अरे हाँ इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो। लू फेंग ने अपना लगभग 1/10 एनर्जी रिजर्व कैरी करा था अपने वर्ल्ड लाइफ फॉर्म का, क्योंकि इनफ था काफी सारे क्लोन्स बनाने के लिए। जो वूजिन गॉड किंग होता है वो भी एस्केप टेक्निक को परफॉर्म करना बंद कर देता है। अभी यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं थी उन दो एशियन कंट्रीज की, एंड इसी के साथ उन लोगों की जो स्पीड ऑफ ट्रेवल होती है वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, वो उस फॉर्मेशन टेक्निक को बंद कर देता है। जुजू मास्टर लू फेंग को समझाता है कि जो ड्रीम वर्ल्ड है ये कुल मिला के कुछ हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, जैसे कि आउटर एरिया, मिडल एरिया, डीप एरिया एंड डार्क एरिया। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जितना ज्यादा डीप के अंदर हम लोग जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल माइंड विल पावर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। कोई भी नॉर्मल गॉड किंग लेवल का वॉरियर आउटर एरिया के विल को रजिस्ट कर सकता है। जो मिडल एरिया है वहाँ का फोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो किसी के भी पास अगर गॉड किंग लेवल की सेकंड लेवल की सोल नहीं है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आता है। रही बात डार्क एरिया की तो उसके अंदर बस वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनकी विल पावर ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी हो। इस तरीके के बस कुछ ही लोग हैं हमारे पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। हम मेनली मिडल एरिया के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं क्योंकि हम चारों की जो विल है वो ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। जो कहता है कि लू फेंग का तो ठीक है लेकिन हम तीनों को स्टिल अपने विल को एक तरीके से सरपास करके रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हुनियान ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, एंड अगर हम लोग डीपर एरिया के अंदर पहुंच गए तो हम लोग अपना कंट्रोल खो सकते हैं। यानी कि इन लोगों की विल भले ही थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हो, लेकिन जो यूटियान थी उसकी विल अभी तक थर्ड लेवल तक नहीं पहुंची थी। वही जो लू फेंग था उसकी विल ऑलरेडी थर्ड लेवल के थ्रेशोल्ड को टच कर चुकी थी। गाइस मुझे माफ करना, एक्चुअली जो यूटियान गॉड किंग है यानी कि वो लड़की उसकी भी विल ऑलरेडी थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, एंड वो बस फर्स्ट लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के। एंड फर्स्ट लेवल के ऊपर होके थर्ड लेवल की विल कैली करना ये लिटरली काफी ज्यादा रेयर है। यही रीजन है कि वो समसरा बिल्डिंग के अंदर है, कि रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर, क्योंकि इस जगह के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जीनियस है। देर के बाद जो वुजिन गॉड किंग है वो उन्हें एक ऐसे मिडल लेयर की स्पेस के अंदर पहुंचा देते हैं ड्रीम डोमेन के, जहाँ का जो आउटसाइड एरिया था वो काफी ज्यादा डार्क देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन वही इनर स्पेस के अंदर हम लोगों को काफी सारे मतलब एक अलग ही दुनिया देखने के लिए मिल सकती थी, जहाँ पे काफी सारे काउंटलेस प्लांट्स है जो कि ग्रो कर रहे थे। वहाँ पे माउंटेन एंड फॉरेस्ट भी थे। वही जो लू फेंग होता है वो डार्क एरिया के बारे में सोच रहा होता है। एक्चुअल में जो डार्कर एरिया है वो डार्कर नहीं है, वो पूरी तरीके से डार्कर है। वहाँ पे कोई भी कुछ भी देख नहीं सकता। जो जितना ज्यादा अपना विल पावर का यूज करेगा उसकी विल पावर उससे ज्यादा कंज्यूम होगी। बट लू फेंग को ये एरिया पूरी तरीके से अच्छे लग रहे थे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे बैठ के वो आराम से अपने ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग मेथड का यूज कर सकता था। आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी कि लू फेंग इस मेथड का इस्तेमाल क्यों करता है। कॉमन सी बात है, वो अपने विल को पावरफुल करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करता है, एंड वो जल्दी अपने विल पावर को ब्रेक थ्रू करना चाहता है। जो गुजू एम्पर होता है वो लू फेंग से कहता है, ब्रदर लुए अभी आपकी बारी, आपको आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना है, ट्रेजर्स की लोकेशंस को फाइंड आउट करना है। ड्रीम वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है तो ऐसे प्लेसेस को अवॉइड करना जहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स हो। वही जो वुजिन होता है वो भी लू फेंग को वार्न कर देता है, जो ड्रीम रिलम के क्रिएचर्स है उनसे
निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लू फेंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। इंस्टेंटली हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो लगभग 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। लू फेंग के 9 क्लोन्स बन जाते हैं जो कि 9 डायरेक्शंस के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे 9 क्लोन्स अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, मिडल लेयर के। और गाइस ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ये अपने आप में काफी सारे बबल्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि एक तरीके से बबल वर्ल्ड है जो कि काफी सारे बबल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार कोई बंदा आए एंड घूम के एक मैप बना ले एंड फिर अगले बंदे को उस मैप के थ्रू गाइड कर सके, क्योंकि यहाँ की जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इस जगह का कोई भी मैप नहीं बनाया जा सकता। जब भी कोई भी यहाँ पे आता है तो उसे एक नया ड्रीम वर्ल्ड देखने के लिए मिलता है। वही जो लू फेंग के 9 क्लॉन्स थे वो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, अलग अलग जगह को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड सराउंडिंग्स को भी। लू फेंग एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म था, तो इसलिए जो लू फेंग था पूरी तरीके से इनविंसिबल हो चुका था, यानी कि अगर उसे पत्थर दिखता तो वो पत्थर में चेंज हो जाता, उसे पेड़ दिखता तो वो पेड़ में बदल जाता। एंड इवन लू फेंग का जो लाइफ हो रहा है वो भी ठीक उन्हीं की तरह हो जाता। लू फेंग जब एक्सप्लोर कर रहा था तो उसे अचानक से एक डेजलिंग लाइट देखने के लिए मिलती है। लू फेंग तुरंत उस डेजलिंग लाइट के काफी ज्यादा करीब चले जाता है। वहां के करीब जाने के बाद लू फेंग को एक ट्री देखने के लिए मिलता है जो कि पूरी तरीके से रेड कलर का था। इस ट्री के ऊपर बस हम लोग को एक फ्रूट देखने के लिए मिल सकता था, इसके अंदर से एंडलेस लाइट बाहर आ रही थी। एक तरीके से वो जो फ्रूट था वो भी हंस रहा था। जब लू फेंग उस फ्रूट की हंसी को सुनता है तो वो उस फ्रूट की हंसी से अट्रैक्ट हो रहा था, वो उसके काफी ज्यादा करीब जा रहा था। ये एक तरीके का साइकिक अटैक था, ये चीज लू फेंग जानता था, बट स्टिल जो लू फेंग होता है वो उस फ्रूट के काफी ज्यादा करीब खिंचा चला जाता है। लू फेंग को ऐसा फील आ रहा था कि जो फ्रूट है ये हुनयान क्रिस्टल फ्रूट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग ये भी जानता था कि इस फ्रूट के आसपास काफी सारे डेंजर छुपे हुए हैं। कोई भी पर्सन अगर नॉर्मली देखेगा तो उसे इस फ्रूट के आसपास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वो डायरेक्टली इस फ्रूट को तोड़ने के लिए चला जाएगा एंड वो फिर एक ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। लू फेंग काफी ज्यादा आराम से आगे बढ़ता रहता है। अभी उसे डिस्टेंस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लरी सा हेड देखने के लिए मिलता है। ये जो सर था इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। अभी अचानक से लू फेंग के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल इनविजिबल जो टेरिफाइंग फोर्स होता है वो लू फेंग की बॉडी के ऊपर आके लगता है। लू फेंग को ऐसा लग रहा था एक एंडलेस फोर्स उसे पूरी तरीके से क्रश कर रहा है। जो लू फेंग का ये जो क्लोन था कि 1000 में से 1% एनर्जी तो वो इंस्टेंटली पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जाती है। लू फेंग भी उस जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जो बड़ा सा क्रिएचर होता है उसे लगता है कि लू फेंग मर गया एंड वो कहता है काफी ज्यादा कमजोर क्रिएचर था। एंड वो जो यूज सा क्रिएचर होता है उसकी बड़ी सी आंखें बंद होने वाली होती है, लेकिन तभी वो सडनली देखता है एरिया से थोड़ी सी दूर के ऊपर वापस से एक जगह पे एक इनविंसिबल एनर्जी कंडेंस होती है एंड वहाँ पे वो जो क्लोन होता है वो रिफॉर्म होता है। वही जो लू फेंग होता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो ड्रीम विलियम की क्रिएचर है ये सही में अल्टीमेट लेवल के ऊपर है। वही वो जो क्रिएचर होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि लू फेंग ने उसके अटैक से कैसे एस्केप कर लिया, बल्कि उसने तो उससे झगड़ लिया था। गाइस उसने उसे झगड़ तो लिया था, लेकिन लू फेंग का एनर्जी रिजर्व लिटरली काफी ज्यादा बड़ा है। लू फेंग मर के वापस से जिंदा हो सकता है वल्वरीन के तरह। लू फेंग भाग ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर वापस से एक और काफी ज्यादा वास्ट एनर्जी फोर्स उसके ऊपर आके लगता है एंड एक बार फिर से लू फेंग मर जाता है। थोड़ी दूरी के ऊपर लू फेंग का वो जो क्लोन है वापस से रिफॉर्म होता है। लू फेंग यहाँ से पागलों की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर बार बार लगातार एक इनविंसिबल फोर्स आके टकरा रहा था। इस इनविंसिबल फोर्स के कारण बार बार उसकी जो बॉडी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जा रही थी। जैसे कि आप लोग जानते हो लू फेंग एंडलेस वाइटलिटी के साथ भरा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका एनर्जी रिजर्व काफी बड़ा है। जब तक वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक लू फेंग का मरना इम्पॉसिबल है। एक ही बारी के अंदर लू फेंग का कोई क्लोन ऐसा मर जाए ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इसी तरीके से लगातार 7 बार लू फेंग का जो क्लोन होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है। लू फेंग परेशान हो चुका था इस बंदे से। लू फेंग जानता था कि वो इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो भागना ही ज्यादा इजी समझता है। फाइनली वो उस बड़े से मॉन्स्टर के एरिया से थोड़ा दूर आ चुका था। वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी लू फेंग को चेज नहीं करता। लू फेंग का क्लोन लगातार 7 बार डिस्ट्रॉय हुआ था। लू फेंग की जो रिकवरी पावर वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो, लेकिन जिस स्पीड से वो खत्म हो रहा था वो भी काफी ज्यादा टेरिबल। लू फेंग मनी मन सोचता है कि उसकी जगह पे अगर उसके मास्टर डीचू होते वो भरे एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म, लेकिन अगर इस तरीके से उनके ऊपर अटैक होते वो 1 से 2 झापड़ के अंदर ही खत्म हो जाते। बट लू फेंग की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी है। लू फेंग के पास वर्ल्ड लाइफ फॉर्म भी है। एक तरीके से लू फेंग अपने आप में एक च्युइंगम है, जिसे कितना भी चबा लो उसे कुछ भी नहीं होने वाला, वो वापस से डिफॉर्म होकर रिफॉर्म हो जाएगा। स्टिल उसके क्लोन की 60% एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी थी, लेकिन लू फेंग के इस क्लोन के अंदर अभी बस 30 to 40% एनर्जी बची थी। लू फेंग एक चीज समझ चुका था कि जो ड्रीम वर्ल्ड के क्रिएचर्स होते हैं इन लोग की इंटेलिजेंस सही में काफी ज्यादा कमजोर होती है, बट स्टिल इन लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनविंसिबली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि युवान ने इन क्रिएचर्स को क्यों बनाया। जिस जगह से लू फेंग अभी भाग के आ रहा था वहाँ पे कुल मिला के 15 से ज्यादा स्टोन मॉन्स्टर्स थे एंड हर एक मॉन्स्टर की जो पावर थी वो लगभग सेकंड लेवल के ऊपर थी, गॉड किंग लेवल के। अगर वो लू फेंग को मारना चाहते एंड वो लू फेंग के पीछे पागल कुत्तों की तरह भागते तो लू फेंग के पास बस एक ही ऑप्शन बचता कि वो अपने क्लोन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दे। लू फेंग इन सब चीजों के बारे में सोच के उड़ ही रहा था, तभी उसके सामने अचानक से एक बहुत बड़ा सा ब्लडी माउथ आ जाता है लेक के अंदर, यानी कि वो लेक के ऊपर से उड़ रहा था। लू फेंग उस मुंह से होते हुए डायरेक्टली उस बड़े से क्रिएचर के पेट में चला जाता है, लेकिन तभी जो लू फेंग होता है वो अपनी 6 स्ट्राइक मिक्स्ड होल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसे अपने पेट के अंदर गड़बड़ फील होने लग जाती है एंड वो तुरंत उल्टी करके लू फेंग को बाहर फेंक देता है। जैसे लू फेंग बाहर आता है वो वापस से दुम दबा के यहाँ से भागने लग जाता है। फेंग काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था एंड उसे अभी समझ आ रहा था कि जो गॉड किंग वुजेन है
है लू फेंग के आने से इतने ज्यादा खुश क्यों थे, क्योंकि लू फेंग से पहले ये काम उन्हें करना पड़ता था। डेफिनेटली ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। लू फेंग को अभी समझ आ रहा था कि इस जगह को एक्सप्लोर करने की डिफिकल्टी लेवल क्या है। वही मिडिल लेवल के ड्रीम रियलम के अंदर एक माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर हम लोग को गॉड किंग वुजिन, एम्परर गुजू और गॉड किंग यूटियान और लू फेंग देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि चारों बैठ के यहाँ पे दारू वारू पी रहे थे। अभी लू फेंग का एक क्लोन था जो गॉड किंग वुजिन होता है, वो कहता है लू तुम लगता है काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों? मैं ये चीज अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, क्योंकि पास्ट के अंदर ये काम मैं ही किया करता था। डेफिनेटली गुजू है वो फाइट करने में काफी अच्छा है एंड उसके एस्केप करने के मेथड इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। ना यूटियान के पास एक्सप्लोर करने की एबिलिटीज है। लू फेंग भी हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, जगह को एक्सप्लोर करना सही में इतना आसान काम नहीं है। बट डेफिनेटली लू फेंग के जो मेथड्स है वो इन तीनों से ज्यादा पावरफुल थे। लू फेंग अगर मर भी जाता है तो उसे घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस उसका एक क्लोन है, क्योंकि उसके बस कुछ झाड़ भर के एनर्जी से मिलकर बना है। लू फेंग को काफी ज्यादा एम्बेरेस सा फील हो रहा था एक्सप्लोर करके, क्योंकि हर जगह पे वो बस मार खा रहा था एंड वो किसी भी क्रिएचर से फाइट नहीं कर सकता था। एम्परर गुजू कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्रीम रियलम के जो क्रिएचर्स है वो सारे के सारे अपने अपने खुद की जगह के ऊपर रहते हैं एंड उनके लिए अपनी जगह छोड़ना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। उनके पास इतनी इंटेलिजेंस भी नहीं होती। इस तरीके से जिस जगह पे वो लोग रहते हैं उस जगह के थ्रू वो अपना एक कनेक्शन बना लेता है, जिसके थ्रू वो दूसरी जगह पे जा भी नहीं सकते। मुझे हंसते हुए कहता है अगर उनकी इंटेलिजेंस सही में ज्यादा होती तो आज ड्रीम रियलम के अंदर कोई भी नहीं आ रहा होता, किसी को भी यहाँ पे ट्रेजर्स नहीं मिलते। एंड ऑफ कोर्स लू फेंग के जो 9 क्लोन्स है वो ऑलरेडी अभी तक खत्म हो चुके थे। सडनली लू फेंग कहता है ट्रेजर मिल गया। लू फेंग के जो 9 क्लोन्स है उसके अंदर से फाइनली एक क्लोन को ट्रेजर मिल चुका था। जिसे सुनते ही वुजिन गॉड, गुजू एम्परर और यूटियान इन तीनों की आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी। फेंग ने सही में काफी ज्यादा जल्दी ट्रेजर को ढूंढ निकाला था। फेंग कहता है उस जगह के ऊपर कुल मिला के 9 ड्रीम रियलम के क्रिएचर्स है जिन्होंने उस ट्रेजर को सराउंड करके रखा है। जो 9 क्रिएचर्स है उसके अंदर से जो 3 है वो सेकंड लेवल के ऊपर है एंड बाकी के 6 कमजोर है। लू फेंग इजिली उनके ब्रेथ को सेंस कर पा रहा था, क्योंकि वो जो क्रिएचर्स है सही में अपने ऑरा को छुपाना नहीं जानते। जो वुजिन गॉड होता है वो जोर से हंसने लग जाता है एंड कहता है ब्रदर लू है आप सही में काफी ज्यादा अच्छे हो इस तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी मदद से हमें ट्रेजर काफी ज्यादा जल्दी मिल गया। जो लू फेंग का क्लोन जो कि इन लोगों के साथ था वो इन लोगों को उस जगह के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे लू फेंग को वो ट्रेजर मिला था। लू फेंग का ग्रुप जब ड्रीम रियलम के अंदर एक सडन स्पेस के अंदर आगे बढ़ रहा था, वही दूसरे स्पेस के अंदर हम लोगों को एक और ग्रुप देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हम लोगों को 7 पावरफुल बींग्स देखने के लिए मिल सकते थे। उन्हें लीड करने वाला एक बंदा था जिसके छोटे से बाल थे, यानी कि छोटे छोटे बाल थे एंड इसका जो ऑरा था वो सबसे ज्यादा कमजोर फील करने के लिए मिल सकता था। ये जो बंदा था ये बस चौज रियलम के ऊपर था, उसके बाद भी ये पूरी की पूरी टीम को लीड कर रहा था। गाइस ये चीज सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंदा है ये एलियन रेस का है। जो फिगर था वो आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तुरंत उसके हाथों के अंदर एक मैप आ जाता है। मैप के अंदर कुछ एरिया को मार्क कर देता है, जिसके बाद वो अपने टीम के एक मेंबर जिसका नाम जीव था उसे कहता है कि तुम्हें इन 10 लोकेशंस को जल्दी से एक्सप्लोर करना है, इन सारे लोकेशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना। वो औरत हा के अंदर मुंडी हिला देती है। इसके बाद उस लड़की के भी कुछ क्लोन्स बनते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। फाइनली हम लोग को पता चलता है कि ये 2 रियलम पैलेस वाले लोग हैं एंड इनका लीडर बस चौज रियलम के ऊपर है। लेकिन गाइज ये लोग ऑलरेडी सुप्रीम रूल्स को सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये एलियन रेसेस के लोग हैं एंड चौज रियलम के अंदर होने के बाद भी इनका रियलम काफी ज्यादा डीप है। मतलब ये आप ऐसे ही समझ सकते हो जैसे कि एक पावरफुल एमएमए रेसलर के स्पिरिट को एक छोटे से बच्चे की बॉडी के अंदर डाल दे। उस बच्चे की बॉडी भले ही कमजोर होगी, उस एमएमए रेसलर के पास काफी ज्यादा बड़ा अपना एक्सपीरियंस होगा, जिसके बलबूते से वो आराम से अपनी पावर्स को कंट्रोल करके इवन अपने से 2 गुना 3 गुना 4 गुना फिर किसी भी नॉन प्रोफेशनल को आराम से फेंक सकता है। इवन काफी सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी पंगा ले सकता है, क्योंकि वो जानता है कि किसके किस पार्ट के ऊपर अटैक करना है। वही हम लोग को लू फेंग का ग्रुप वापिस से देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो गॉड किंग वुजिन होता है वो अपने स्काई हिडन एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो लू फेंग वाले एरिया के अंदर इन सभी लोगों को लेके जा सके। वही फाइनली जो लू फेंग होता है वो एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे उनके सामने उन लोगों को काफी सारे पर्पल फ्लावर देखने के लिए मिल सकते थे। इसके अंदर से पर्पल लाइट निकल रही थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स कि लू फेंग जैसे प्रैक्टिशनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रेजर्स प्रोड्यूस होता है वो सही में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जो कि केज के अंदर रहता है। इस फ्लावर को देख के जो गुजू एम्परर होता है वो कहता है ये रिलेटिवली काफी ज्यादा कॉमन पर्पल हार्ट रियलम फ्लावर है। हर एक फ्लावर की जो कीमत है वो लगभग एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर 3 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के आसपास है। यहाँ पे कुल मिला के 7 फ्लावर्स है, ऐसे कुल मिला के 14 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के यहाँ पे फ्लावर्स थे, जिनको डेफिनेटली लोग आगे जाके डिवाइड करने वाले थे। लॉर्ड किंग वुजिन कहता है तो इन्हें गार्ड करने वाले क्रीचर्स कहाँ पे? लू फेंग कुछ एरिया की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि उन सारे जगहों के ऊपर क्रीचर्स है, वो सारे के सारे 9 प्लांट लाइफ फॉर्म्स है। एक बार जैसे ही आप करीब जाओगे वो जो 9 प्लांट लाइफ फॉर्म है वो तुरंत आपके ऊपर अटैक कर देंगे। फिर गुजू कहता है कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है उन लोगों के साथ डील करना, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम उस
ट्रेजर को इफेक्ट ना कर दे। पहले से डिसाइडेड था कि जो गॉड किंग यूटियान है यानी कि वो लड़की वो पॉइजन मिस्ट को कास्ट करेगी। वुजिन और ग्यूजू ये दोनों के दोनों उन लोगों के साथ फाइट करेंगे यानी कि उन क्रीचर्स के साथ। एंड जो लू फेंग है वो ट्रेजर को प्रोटेक्ट करेगा कि इन लोगों के फाइट के बीच में उस ट्रेजर को कोई भी हार्म ना पहुंचे। डेफिनेटली वो सारे के सारे लू फेंग के मिस्टीरियस मूव्स को जानते थे क्योंकि वुजिन एंड ग्यूजू इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल थे। लू फेंग आराम से यहाँ पे कोई भी डोमेन वगैरह क्रिएट करके उन सारे प्लांट लाइफ फॉर्म को प्रोटेक्ट कर सकता था। साथ ही साथ लू फेंग के पास क्लोन टेक्निक थी। और काफी तक क्रिटिकल मोमेंट आ जाए तो लू फेंग अपने उन सारे क्लोन से उन बाकी सारे क्रीचर्स को इधर उधर भगा सकता है एंड इस तरीके से वो उन ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये लू फेंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट था। सबसे पहले जो वुजिन होता है वो स्काई हाइडिंग टेक्निक की मदद से इन चारों को एनवेलप कर लेता है एंड धीरे धीरे उन पर्पल फ्लावर के करीब जाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर्पल फ्लावर के करीब पहुंच जाता है तो उन्हें शायद से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी जल्दी। बट जैसे ही वो एक सर्टेन एरिया को क्रॉस करता है सडनली उनके आसपास का जो इनविंसिबल ऑरा होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है यानी कि वो अभी अपीयर हो चुके थे उन लोगों के सामने। और जैसे ही वो अपीयर होते हैं सारे के सारे जो बड़े बड़े ट्रीज थे जो कि अभी तक लाइफलेस लग रहे थे वो तुरंत जिंदा हो जाते हैं। उनकी जो बड़ी बड़ी ह्यूज ब्रांचेस होती है वो तुरंत लू फेंग इन सब लोगों को घेर लेती है। जमीन के अंदर से भी काफी सारी रूट्स बाहर आ रही थी। लू फेंग एक चीज समझ चुका था कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर के जो ऑपरेटिंग रूल्स है वो काफी तक पावरफुल है। जब तुम किसी भी ट्रेजर के काफी तक करीब जाते हो फिर चाहे तुम दुनिया का कोई भी एस्केप मेथड क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके की टेक्निक क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो बट पूरी तरीके से इनविंसिबल होना यहाँ पे पूरी तरीके से नामुमकिन है। मिला के जो ड्रीम रिलम के जो ऑपरेटिंग रूल्स होता है वो काफी अलग होता है सुप्रीम रूल्स के कंपैरिजन के अंदर जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को रूल करता है। वही लू फेंग के आसपास के जो 9 हेडेड ट्री लाइफ फॉर्म्स थे ये सारे के सारे कम से कम लॉर्ड ऑफ टियांगकुंग किंगडम से ज्यादा पावरफुल थे। जो फर्स्ट लेवल के ऊपर के लाइफ फॉर्म्स थे वो भी पूरी तरीके से इनविंसिबल थे फर्स्ट लेवल के ऊपर। एंड उनके जो मूव्स थे वो रिलेटिवली काफी ज्यादा स्टूपिड टाइप के थे क्योंकि उनके इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कमजोर थी। कुल मिला के ये जो लाइफ फॉर्म्स थे ये पागलों की तरह इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्लांट लाइफ फॉर्म होता है ये एक तरीके से इरोड करने लग जाता है क्योंकि जो गॉड किंग यूटियान थी ऑलरेडी उसने अपना पॉइजन छोड़ दिया था जिसके कारण ये जो ट्रीज है ये अपने आप में खत्म होने लग गए थे। एंड जब लू फेंग इस पॉइजन की पावर को देखता है तो लिटरली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। भरोसा नहीं हो रहा था कि जो पॉइजन है सही में इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने अब तक बस इस पॉइजन के बारे में सुना था कि जो पॉइजन है ये ना कि सिर्फ किसी की बॉडी को इरोड करता है बल्कि किसी की सोल को भी इरोड करता है। बट आज उसने इस पॉइजन का असर देख भी लिया। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि इसलिए ये जो लड़की है ये इतना जहरीली है और फर्स्ट लेवल के ऊपर होने के बाद भी ये इनविंसिबल है। ये इवन इसने सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के साथ भी पंगा लेके रखा है, उनको रिकॉग्निट करने के लिए मजबूर करके रखा है। जब ये अपना पॉइजन छोड़ती है तो इवन सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स भी इस चीज से बच नहीं पाते। इस लड़की का जो पॉइजन है वो सुप्रीम रूल्स के अंडर भी नहीं आता। इवन इस पॉइजन से जो एम्परर ग्यूजू और वुजिन थे ये लोग भी काफी ज्यादा डरते थे। एंड साथ ही साथ ये जो पॉइजन था ये पूरी तरीके से इनविंसिबल एंड कलरलेस था। कुल मिला के कोई इस पॉइजन को देख भी नहीं सकता कि ये आखिर है क्या चीज। लू फेंग को अभी समझ आ रहा था कि क्यों जो रिकॉग्निशन पवेलियन है उसने इस लड़की को रखा हुआ है, बल्कि ये बस फर्स्ट लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के। जितने भी लोग है रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर वो मिनिमम टू मिनिमम सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के। बट ये जो लड़की थी ये फर्स्ट लेवल के ऊपर थी, लू फेंग भी फर्स्ट लेवल के ऊपर था। कहा जाए तो ये दोनों सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। लू फेंग खुद के बारे में तो सोच सकता था कि वो रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर किस तरीके से आया, बट ये लड़की लू फेंग को अभी समझ आ रहा है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है एंड ये यहाँ पे क्यों है। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो 9 ट्रीज थे उन 9 ट्रीज के अंदर से जो 3 ट्रीज होते हैं वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुके थे एंड गायब भी हो चुके थे मर के। एंड ये जो पॉइजन था ये इतना ज्यादा फास्ट काम करता है, आप देख सकते हो ये ट्री लाइफ फॉर्म मर भी गए एंड गायब भी हो गए। वही जो गॉड किंग वुजिन होता है अपने एक स्वॉर्ड मेथड का इस्तेमाल करता है, तुरंत उसकी 6 स्वॉर्ड इनकॉग्निशंस बाहर आती है तो बाकी ये 6 क्रीचर्स को मार देती है। वही जो लू फेंग होता है वो अपना खुद का एक वर्ल्ड बना लेता है ट्रेजर के आसपास ताकि ट्रेजर के ऊपर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वही जो गुजू था उसके 8 आर्म्स देखने के लिए मिल सकते थे एंड उसके आठों आर्म्स के अंदर हम लोगों को अलग अलग टाइप की टेक्निक्स देखने के लिए मिल सकती थी। ये जो उसके 8 हाथ थे उसके 8 हाथों के अंदर से एक हाथ के अंदर थंडर, दूसरे में ब्लड, तीसरे में फायर, चौथे में वाटर और इसी तरीके से और काफी ज्यादा पावरफुल मूव्स थे। इन्हीं सब मूव्स के साथ वो सामने वाले प्लांट लाइफ फॉर्म को एक के बाद एक खत्म किए जा रहा था। तरीके से वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा था। उसके लिए इन प्लांट लाइफ फॉर्म को खत्म करना ऐसा था जैसे कि वो किसी गाजर मूली को छील रहा हो। काम काफी ज्यादा नीटली एंड क्विकली किया जा रहा था। कुल मिला के इनका जो कोऑर्डिनेशन था ग्रुप का ये एक अलग ही लेवल का लग रहा था। लू फेंग को सारा काम काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से हो रहा था। पॉइजन की मदद से वो ट्रीज कमजोर हो रहे थे एंड धीरे धीरे करके अपने आप ही खत्म हो रहे थे। एंड जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स थे उनके साथ आराम से एम्परर ग्यूजू एंड वुजिन फाइट कर रहे थे। इन लोगों के जो नॉर्मल किलिंग मूवीज थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे। फाइनली कुछ टाइम के बाद सारे के सारे जो प्लांट लाइफ फॉर्म्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। इसके बाद जो गुजू होता है वो हंसते हुए कहता है ये काम काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद वो वुजिन से कहता है अभी तुम उन प्लांट्स को प्लक ऑफ कर सकते हो यानी कि तोड़ सकते हो। वही लू फेंग और गॉड किंग यूटियान यानी कि वो लड़की ये दोनों के दोनों साइड में खड़े खड़े बस देख रहे थे यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। सारा का सारा जो ट्रेजर था वो वुजिन के द्वारा कैरी किया जा रहा था क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
एबिलिटी थी अपनी जिंदगी को बचाने की। एक तरीके से अगर ये लोग पकड़े जाते या फिर इनके ऊपर अटैक होता है, वुजिन आराम से इन सारे ट्रेजर को लेके बाहर निकल सकता था। और इन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि गुजू एम्पर और वुजिन एम्पर ये दोनों क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट करने वाले हैं, तो ये लोग लगभग 35% रखने वाले ट्रेजर का जितना भी इन लोगों को मिलेगा। वही जो लू फैंग है वो एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है, इसलिए उसे 20% मिलेगा। जो गॉड किंग यूटियान है उसे 10% मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो गॉड किंग यूटियान का इतना कोई खास रोल नहीं था इन लोगों के ग्रुप के अंदर। डेफिनेटली ये जो रेशियो था ये कम ज्यादा हो सकता है उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी वो लोग इस मिशन के अंदर देते हैं। भाई जो गॉड किंग वुजिन होता है वो आराम से उन 7 फ्लावर्स को प्लक आउट कर लेता है, जिसके बाद वो लू फैंग की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है, इधर लू है, यहाँ से हम कितने ट्रेजर्स लेके जाता है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने ट्रेजर्स को ढूंढ पाते हो। भाई जो लू फैंग होता है वो कहता है ऑलरेडी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उन ट्रेजर्स को ढूंढने की। भाई जो लू फैंग के 9 क्लोन्स है वो एक के बाद एक हिडन एरियाज को स्कैन कर रहे थे। लू फैंग के इन क्लोन्स को मरने मारने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुल मिला के इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था ये काफी ओपी लेवल का था, तो इसलिए 1 से 2 दिनों के अंदर इन लोगों को कोई ना कोई ट्रेजर मिल जाया करता था। एंड ये सारे के सारे जो ट्रेजर थे वो सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के लिए काफी वैल्यूएबल थे। जो लू फैंग था वो भी काफी अच्छे मूड के अंदर था। इवन अगर 20% का रेशियो देखा जाए हर एक ट्रेजर के साथ वो एटलीस्ट मिलियन मेरिट पॉइंट्स कमा रहा था। काफी फास्ट मेथड था पैसे कमाने का। पर वो यांग पे एंशिएंट कंट्री किसी मिशन को करे उसके कंपेरिजन के अंदर वही एम्पर गुजी, वुजिन एंड यूटियान ये सारे के सारे काफी काम लिए सारा काम कर रहे थे। एंड ये सारे लोग काफी यूज्ड थे इन सारे कामों को करने के। एंड वही जो एम्पर गुजू था उनके लेवल के ऊपर उनके लिए काफी आसान था कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आके वो इवन 100 ऑफ मिलियंस ऑफ मेरिट पॉइंट कमाए हर ट्रेजर के साथ। लेकिन डेफिनेटली अगर तुम यहाँ पे फेल हुए एंड मारे गए तो जो तुम्हारा लॉस होगा तुम्हारे प्रॉफिट से लगभग 10 गुना ज्यादा होगा। यहाँ पे मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे वो मरेंगे तो जितने ट्रेजर उन्होंने कमाए वो तो गवाएंगे बल्कि वो अपनी ट्रू बॉडीज को भी खो देंगे। अगर वो एक बार अपनी बॉडीज को यहाँ पे खो देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो मर जाता है, वो बाहर जाके रिकॉग्नाइट हो तो जाएंगे, लेकिन स्टिल उन्हें वापस से अपने बॉडी को रिकल्टिवेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखा जाए तो जो गुजू है वो ऑलरेडी एक बार मर गया था ऐसे एरिया के अंदर एंड उसे वापस से रिकॉग्नाइट होने में और खुद से रिकल्टिवेट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। लेकिन अगर गॉड किंग वुजिन की बात की जाए तो वो कभी भी नहीं मरे इस तरीके के एडवेंचर करते हुए। डेफिनेटली उनके जो एस्केप मेथड है वो काफी ज्यादा अलग लेवल के है। इन कुछ दिनों के अंदर ऑलरेडी जो लू फैंग था वो 10 मिलियन मेरिट पॉइंट से ज्यादा का ट्रेजर इकट्ठा कर चुका था। एंड जो लू फैंग को 5 जगह दी गई थी यानी कि 5 स्पेसेस दिए गए थे मिडिल लेयर के ऊपर, उन्हें भी लू फैंग एक्सप्लोर कर चुका था। इसलिए उन 5 स्पेसेस को छोड़ के लू फैंग बाकी के स्पेसेस को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। इतने ज्यादा स्पेसेस तुम एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। एंड ये जो खतरा है ये कहीं से भी आ सकता है, इवन ड्रीम वर्ल्ड से भी, बाकी के प्रैक्टिशनर से भी। एंड जिन 5 स्पेसेस को लू फैंग इतने टाइम से ढूंढ रहा था यानी कि एक्सप्लोर कर रहा था, इन सारे 5 स्पेसेस के ऊपर ऑलरेडी एम्पर गुजू और वुजिन कई बार ट्रैवल कर चुके हैं। तो उनके हिसाब से यहाँ पे जो भी उन्हें ट्रेजर मिलेगा वो लगभग 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स के आसपास तो होगा ही। वही दूसरी जगह के ऊपर हम लोगों को टूर इलम पैलेस की वो टीम भी देखने के लिए मिल सकती है जो कि इन सारी जगहों को एक्सप्लोर कर रही थी। भी उसके अंदर से एक बंदा जिसके व्हाइट कलर के बाल थे जो कि व्हाइट हेयर पैलेस मास्टर था, एक सर्टेन डायरेक्शन के ऊपर एक फ्लक्चुएशन फील करता है। वही जैसे वो उस डायरेक्शन की तरफ देखता है बाकी के जो 6 सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स थे वो सारे के सारे भी उसी जगह के ऊपर देखता है। वो सब लोग जानते थे कि इनका ये जो पैलेस मास्टर है ये बस एक चौज लेवल के ऊपर है। उसके बाद भी इसके सेंसेस उन 6 लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल थे। पैलेस मास्टर एक्चुअल में लू फैंग एंड उसकी टीम की ब्रेथ को फील कर चुके थे एंड वो एक तरीके से ग्यूजू मास्टर के ऑरा को फील कर चुके थे। एम्पर ग्यूजू है कभी भी अपने ऑरा को हाइड नहीं करते थे क्योंकि इस बंदे को किसी के बाप से डर नहीं लगता था एंड ये अकेला था, इसकी कोई फैमिली फ्रेंड्स कुछ नहीं थे। तो ये इस तरीके के पंगे हमेशा लिया करता था नॉर्मली। जस्ट इस बंदे को देख के जो पैलेस मास्टर होता है वो समझ जाता है कि ये सारे के सारे रिकॉग्निशन पवेलियन वाले लोगों की जरूरत है। वो अपने बाकी के टीममेट से भी कह देता है यहाँ पे रिकॉग्निशन पवेलियन वाले लोग भी अवेलेबल है। जैसे बाकी के उसके टीम मेंबर्स को पता चलता है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन पवेलियन के लोग भी है, उन सभी लोगों का दिमाग बुरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली ये पहली बार तो नहीं होगा कि ये लोग यहाँ पे ट्रेजर लेने के लिए आए। टूर इलम पैलेस एंड रिकॉग्निशन पवेलियन लोगों की पहले भी काफी बार मुठभेड़ हो चुकी है। पहले रिकॉग्निशन पवेलियन के कारण टूर इलम पैलेस वालों को काफी बार काफी सारी दिक्कतें हुई है, काफी बार काफी सारा लॉस भी सफर करना पड़ा है। नेचुरली इन लोगों की दुश्मनी आपस में। वही जो इनका पैलेस मास्टर होता है वो कहता है हमारे जो पुराने दोस्त है वो भी यहाँ पे यानी कि रिकॉग्निशन पवेलियन वाले, डेफिनेटली हमें उनके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाने चाहिए। जो जियो होती है वो कहती है ड्रीम रियम के अंदर उन लोगों ने एक बायोलॉजिकल ग्रुप देखा था जो कि काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव था। उनका जो पैलेस मास्टर होता है वो जियो से कह जाओ और उनके एक बंदे को कैप्चर करके लेके आओ। यानी कि एक जो कम्युनिटी उन लोगों ने देखी थी इस जगह के ऊपर जो कि इसी जगह की थी एंड सर्टेन ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करती थी, उनकी कम्युनिटी के अंदर से एक मेंबर को ये लोग किडनैप करके लेके आ रहे थे। कुल मिला के वो जो कम्युनिटी थी उनको वो रिकॉग्निशन पवेलियन वालों के साथ भिड़वाना चाहते थे।
अगर शॉर्ट के अंदर बताओ तो इन लोगों का प्लान ये था कि उस कम्युनिटी के किसी बच्चे को उठा के लेके आ जाए, फिर उन्हें रिकॉग्निशन पवेलियन के लोगों के करीब खींच के लेके जाए, वहां पे जाके वो उस कम्युनिटी के मेंबर को मार देंगे एंड ये काम करेगी जियो। इसके बाद जो जियो है वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगी, क्योंकि वो एट द एंड उसका बस एक क्लोन है। इसके कारण वो सारे जो क्रिएचर्स है उन्हें ऐसा लगेगा लू फैंग के ग्रुप के साथ ही ये लड़की मिली हुई थी एंड इन्हीं के ग्रुप ने उनके कम्युनिटी के लोगों को मारा है। इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी लू फैंग के ग्रुप के ऊपर हमला कर देगी। डेफिनेटली गाइस, ये जो कम्युनिटी है लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है एंड अगर ये सारे के सारे क्रिएचर्स अगर लू फैंग के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देते हैं तो लिटरली लू फैंग के ग्रुप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस बार ये जो टूरिलम पैलेस थे इन लोगों के पास एक काफी था परफेक्ट प्लान, इसके साथ डेफिनेटली वो रिकॉग्निशन पवेलियन वालों को काफी ज्यादा लॉस के अंदर डाल सकते थे। वही वो जो लड़की थी वो पूरी तरीके से समझ चुकी थी प्लान को। कहती है मुझे पता नहीं कि ये रिकॉग्निशन पवेलियन वाले ये कितने जगहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि अभी तक इन लोगों का जो हार्वेस्ट है यानी कि इन लोगों ने जितने भी ट्रेजर्स यहाँ से उठाए होंगे वो कम नहीं होंगे, कि मरते ही वो सारे के सारे ट्रेजर्स भी हमारे हो जाएंगे। पिछले बार इन रिकॉग्निशन पवेलियन वालों ने मेरी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर डेफिनेटली मैं इन लोगों से बदला लेके रहूंगी। लू फैंग और जो उसके बाकी के दोस्त होते हैं आराम से एक लेक के किनारे में बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं, दारू वारू पी के आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई जो लू फैंग के बाकी के 9 क्लोन्स थे वो अलग अलग जगहों के ऊपर जाके रिसर्च कर रहे थे, यानी कि जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे एंड ट्रेजर्स को ढूंढने का काम कर रहे थे। जैसे उनको कोई ट्रेजर मिलता था, लू फैंग का एक क्लोन जो कि इन लोगों के साथ था वो इन सारे लोगों को उस जगह के ऊपर गाइड करके लेके जाया करता था। जो एम्परर कहता है हमें बस कुछ और ट्रेजर्स को ढूंढना है इस फॉरेस्ट के अंदर, उसके बाद उतना ट्रेजर हमारे लिए काफी होगा, उसके बाद हम लोग लोअर रिलम के अंदर जा सकता है। लू फैंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है कि ऑलरेडी वो लोग उन सारे ट्रेजर्स को निकाल चुके थे जो कि इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं। बाकी के जितने भी बचे हुए ट्रेजर्स थे जो कि अभी तक उन लोगों को नहीं मिले थे, डेफिनेटली उन ट्रेजर्स को काफी ज्यादा हैवी तरीके से गार्ड किया गया था एंड उन ट्रेजर्स के जो गार्डिंग वॉरियर्स थे वो अल्टीमेट ड्रीम रिलम के क्रिएचर्स थे, जिनके साथ फाइट करना लिटरली काफी था मुश्किल काम था। ये जो अल्टीमेट ड्रीम रिलम के क्रिएचर्स होता है ये सारे के सारे ग्रुप के अंदर रहते हैं ज्यादातर और काफी ज्यादा बड़े ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। इन्हीं में से एक ग्रुप अभी इन लोगों के पीछे पड़ने वाला है, इसके बारे में इन लोगों को कोई भी भनक नहीं थी। जो गॉड किंग वुजिन होता है वो सडनली एक सडन डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ से उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल रिपल्स फील होती है और सडनली जो एम्परर गुजू, जू टियान और लू फैंग होता है ये सारे के सारे अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाते हैं कि वो जानते थे कि गॉड किंग वुजिन की जो सेंसिंग एबिलिटीज है वो इन तीनों से काफी ज्यादा है। सडनली इन लोगों के सामने एक पंखों वाली वुमेन अपीयर होती है, इसके हाथों के अंदर हम लोग को एक स्टोन मॉन्स्टर देखने के लिए मिल सकता था जो लू फैंग के ग्रुप की तरफ काफी ज्यादा तेज से आती है। तो गुजू होता है वो तुरंत इस लड़की को देख के पहचान जाता है कि ये टूरिलम पैलेस से है। तो आज ये पहली बार तो नहीं था कि ये टूरिलम पैलेस से भिड़ रहे हो। भाई वो जो लड़की होती है वो हंसती हुई आती है इन लोगों के कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। वो जो लड़की होती है वो इन लोगों के करीब आती है एंड उसके बाद वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है। वो लड़की और वो स्टोन मॉन्स्टर इन दोनों के छिथड़े उड़ जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन वही उस स्टोन मॉन्स्टर के पीछे उसकी पूरी पूरी कम्युनिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती थी जो कि इस लड़की का पीछा कर रही थी। एक बहुत बड़ा सा टावरिंग स्टोन मॉन्स्टर होता है और उसके पीछे काफी सारे छोटे छोटे स्टोन मॉन्स्टर्स थे। सारे के सारे लू फैंग के ग्रुप की तरफ काफी तक गुस्से में देखते हैं। ऐसे उन लोगों को पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी का मेंबर ऑलरेडी मर चुका है, उनका गुस्सा ऑलरेडी छठे आसमान के ऊपर पहुंच चुका था। उनका गुस्सा इतना पावरफुल था कि आसपास का ऑरा एंड आसपास का एनवायरनमेंट भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वही इस मूवमेंट के ऊपर जो टूरिलम पैलेस के बाकी के टीम मेंबर्स थे सारे के सारे एक सर्टन सीक्रेट टेक्निक की मदद से इन सारे तमाशे को देख रहे थे, वो इन लोगों के मजे ले रहे थे। जो एम्परर गुजू होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। डेफिनेटली ये लोग लू फैंग से ज्यादा एक्सपीरियंस थे इन सब चीजों के मामले में और ऑलरेडी ये काफी सारी कम्युनिटीज एंड काफी सारी क्रीचर्स के साथ भिड़ चुके थे पहले भी। लोग जानते थे कि जो स्टोन कम्युनिटी है इनसे भिड़ना लिटरली काफी ज्यादा डेडली हो सकता है। 100 ऑफ स्टोन मॉन्स्टर्स ने इन लोगों को कवर करके रखा था। इन लोगों के ऊपर जो बाइंडिंग एंड एक स्क्वीजिंग टाइप का एक इनविजिबल फोर्स जो कि इन चारों के ऊपर लग रहा था लिटरली एक अलग ही लेवल का था। जो लू फैंग था वो अपने वर्ल्ड पावर की मदद से आराम से इस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा था, लेकिन वही एम्परर गुजू और बाकी सब लोगों को थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही थी। हालांकि जो ड्रीम रिलम के क्रीचर्स थे इन लोगों का जो इम्पैक्ट होता था ड्रीम रिलम के ऑपरेशन रूल्स के ऊपर वो काफी ज्यादा गुना बेहतर होता था किसी भी बाहर के प्रैक्टिशनर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लोग यहीं पे पैदा होते थे यहीं पे बड़े होते थे। वुजिन एम्परर कहते हैं हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलने का बैटर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तभी जो वुजिन गॉड किंग होता है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है जो हेवन हाइडिंग एस्केप टेक्निक है वो ऑलरेडी सप्रेस्ड हो चुकी है इस ड्रीम रिलम रूल्स के अंदर। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ हम इन लोगों से नहीं छुप सकते। हालांकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो इस तरीके का हो गया था कि ये लोग अभी अपने हाइडिंग टेक्निक्स को भी यूज नहीं कर सकते थे, ना यहाँ से भाग सकते थे। तो गॉड किंग यूटियान होती है यानी कि वो लड़की वो भी कहती है मेरा पॉइजन फॉग वो भी काम नहीं कर रहा, वो अभी सप्रेस नहीं हो पा रहा। और ये जो लड़की थी इसका ये जो पॉइजन था ये पूरी तरीके से इनविजिबल था, इस पॉइजन को देख पाना भी काफी मुश्किल है। ड्रीम रिलम के ऑपरेशन रूल्स के अंदर ये पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका था। वो जो बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर होता है वो बाकी के छोटे स्टोन मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है एंड वो सारे के सारे काफी तेजी से लू फैंग के ग्रुप की तरफ उनको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो एम्परर गुजू होता है इमीडिएटली उसके 8 हाथ बाहर आ जाते हैं, जो कि वो जो बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर का लीडर था वो उनके साथ फाइट करने लग जाता है। इस वक्त जो एम्परर गुजू थे वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस स्टोन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर
कर रहे थे। एंड जब लू फैंग उनके उन फाइटिंग मेथड्स को देखता है तो लिटरली वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिस्ट्री नहीं थी, यहाँ पे बस एक एंडलेस ओवरवेलमिंग पावर थी कि एम्परर गुजू इस वक्त दिखा रहे थे। उनके 8 हाथों के अंदर वो सारे के सारे जो वेपन्स थे, उसके अंदर की जो मिस्ट्रीज एंड अनवेल्डिंग फोर्स था, सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। लग रहा था कि कोई थॉर एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हो। कुछ ही कोलिजन्स के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एम्परर गुजू होता है वो पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है। वही वो जो स्टोन मॉन्स्टर होता है वो बस कुछ कदम पीछे हटता है। गुजू कहता है कि हम इस स्टोन मॉन्स्टर से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ जितनी है। अगर बस पावर की बात की जाए तो जो स्टोन मॉन्स्टर है वो ऑलरेडी मुझे सरपास कर चुका है। बस इतना था कि जो एम्परर गुजू था उसका जो रिलम था वो काफी ज्यादा हाई था, इसलिए वो इक्वल टर्म्स के ऊपर उस स्टोन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर पा रहा था। वो जो वूजिंग गॉड किंग था वो अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है इनविंसिबल। वही जो उसकी इनविंसिबल स्वॉर्ड्स होती है वो उन सारे छोटे मोटे स्टोन मॉन्स्टर्स को जाके लग रही थी। डेफिनेटली उन स्टोन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा वीक कर दे रही थी, लेकिन स्टिल जो स्टोन मॉन्स्टर थे वो पूरी तरीके से मर नहीं रहे थे। जो कमजोर वाले थे वो एक ही स्वॉर्ड के साथ मर जा रहे थे। वही जो पावरफुल वाले थे उनके बॉडी के ऊपर बस छोटे मोटे स्कार्स देखने के लिए मिल सकते थे, यानी कि चोटों के निशान। कुल मिला के वूजिंग गॉड किंग समझ चुका था कि ये जो ड्रीम डोमेन बायोलॉजिकल ग्रुप है इस ड्रीम वर्ल्ड का, ये कितना ही ज्यादा पावरफुल है। बस अभी तक जो वूजिंग गॉड किंग था वो जो भी अपने मेथड इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि वो स्वॉर्ड मूव्स वगैरह, वो सारे के सारे ऑर्डिनरी थे, बट स्टिल वो इन लोगों की पावर का अंदाजा लगा चुका था। यहाँ पे इस वक्त इन क्रीचर्स की बात की जाए तो इनका जो लीडर था वो ऑलरेडी सेकंड लेवल की पीक के ऊपर पहुंच चुका था। और वही इसके अलावा यहाँ पे 92 और मॉन्स्टर्स थे जो कि सेकंड लेवल के ऊपर थे गॉड किंग लेवल के। यहाँ पे 200 और ऐसे मॉन्स्टर जो कि फर्स्ट लेवल के ऊपर थे गॉड किंग लेवल के। इन सभी की जो बॉडीज थी वो लिटरली काफी ज्यादा टॉट थी। मिला के उन लोगों ने इन चारों को चारों तरफ से घेर के रखा था और ये काफी ज्यादा लंबे एरिया के अंदर फैले हुए थे। तो इनके सारे जो एस्केप रूट्स थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे। ये सारा का सारा तमाशा जो था वो टूरिलम पैलेस वाले काफी ज्यादा मजे के साथ देख रहे थे। टूरिलम पैलेस के अंदर वो जो चौज लेवल का मास्टर था, यानी कि उनका पैलेस मास्टर, वो हंसते हुए कहता है कि ये जो इनका जो लीडर है, यानी कि स्टोन ट्राइब का लीडर सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के, और वो भी पीक लेवल के। अगर वो सारे के सारे क्रिएचर्स आपस में इंटीग्रेट हो जाए, यानी कि ये सारे क्रिएचर्स आपस में मर्ज भी हो सकते थे। वो अगर एक बार मर्ज हो जाए तो ये समसरा बिल्डिंग वाले, यानी कि रिकॉग्निशन पवेलियन वाले, इन लोगों की कोई औकात नहीं है इन लोगों के सामने। क्रिएचर्स आराम से इन लोगों को मार सकते हैं, यानी कि इन लोगों की जो जिंदा बचने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है। ये जो ड्रीम लेयर के क्रिएचर्स है, एक बार ये इन लोगों को खत्म कर दे, उन लोगों को कोई भी परवाह नहीं होती सीक्रेट ट्रेजर्स एंड वेपन्स की। तो जैसी एक बार इन लोगों की लाशें यहाँ पे बिछी हुई है, हम लोग बाद में लास्ट में जाके जितना भी ट्रेजर है वो सारा का सारा उठा लेंगे। सही में ही कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग काम होगा। इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसके जो टीम के लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली रिकॉग्निशन पवेलियन उनके हाथों से कोई ना कोई लॉस सफर कर रहा था। जाए तो वो जो पैलेस मास्टर था और उसके बाकी के जो 6 भाड़े के टट्टू थे, सारे के सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स थे। पैलेस मास्टर अकेला चौधरीलम के ऊपर था, एंड बाकी के जो 6 लोग थे वो सारे के सारे सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स थे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो ओवरलॉर्ड थे। आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर उनकी शायद ही बहुत ज्यादा रेयरली कोई कॉन्फ्लिक्ट होती होगी रिकॉग्निशन पवेलियन के साथ। इस तरीके के ट्रेजर लैंड्स के अंदर आके ये लोग लिटरली एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाया करते थे। ऐसी बात थी जैसे कि 2 टीम्स अगर किसी एक जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रही है, यानी कि ट्रेजर ढूंढने के लिए, एंड उन्हें कोई काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल जाता है, उसके लिए डेफिनेटली इन लोगों की आपस में फाइट तो होनी है। एंड जब आपस में लगातार 1 बार 2 बार 10 बार फाइट होती है, इन लोगों के बीच में डीप हेटरेड या फिर कॉम्पिटिशन होना या फिर दुश्मनी होना तो काफी ज्यादा कॉमन ही है। मास्टर कहता है कि तुमने मेरे डिसाइपल को मार दिया और उसकी फैमिली को मार दिया, मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी चोरी किया, तो मेरा तुमसे बदला लेना ये तो कॉमन सी बात है। डेफिनेटली ये जो टूरिलम पैलेस वाले इन्होंने भी काफी बार सफर किया है समसरा बिल्डिंग के कारण। एंड जो रिकॉग्निशन पवेलियन की जो हेड है, यानी कि क्वीन ऑफ विंड सिटी एंड गॉड ऑफ द अर्थ, दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल लोग है पूरे के पूरे रिकॉग्निशन पवेलियन के अंदर। एंड इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये इवन एम्परर एंड मोनार्क से भी फाइट कर सकता है। डेफिनेटली इन सभी लोगों के साथ इन लोगों की काफी बार मुठभेड़ हुई है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए इन सभी लोगों की आइडेंटिटी पूरी तरीके से हिडन होगी, बट क्योंकि ये आपस में काफी ज्यादा क्लोज दुश्मन थे, लोग एक दूसरे के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते थे। ज्यादातर जब भी क्वीन ऑफ विंड सिटी एंड गॉड किंग ऑफ अर्थ ये दोनों के दोनों ट्रेजर हंट करने के लिए निकलते हैं, टूरिलम पैलेस और 10,000 लॉस बिल्डिंग, फिर स्पेस टाइम लोनली बोर्ड, सारे के सारे लोग इन लोगों का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। ये दोनों डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है, इन लोगों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके की ट्रेजर लैंड की खोज के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग लोगों के नंबर। टूरिलम पैलेस को देखा जाए तो ये लार्जेस्ट फोर्स थी डार्क फोर्सेस के अंदर। हम लोग को लू फेंग का ग्रुप देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो गुजू मास्टर होता है वो कहता है हमें जल्दी से जल्दी इस ड्रीमलैंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, उस कमजोरी की मदद से इन लोगों को मारना पड़ेगा एंड जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम डिले करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा यहाँ से भागने का जो चांसेस है वो कम होता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वुजिन के अलावा हम में से यहाँ से कोई भी भाग के नहीं जा पाएगा, हम सारे के सारे यहीं पे मारे जाएंगे। तो वुजिन थी, उसके पास डेफिनेटली काफी सारी पावरफुल एस्केप टेक्निक्स थी। वो इन सभी लोगों को तो नहीं बचा सकता, लेकिन वो खुद की जान तो बचा ही सकता था। तो गॉड किंग यूटियान थी, वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी इस वक्त कि एम्परर गुजू और यूटियान इन दोनों के पास कोई भी क्लोन्स नहीं थे, उनकी रियल बॉडी थी। अगर ये
यहाँ पे मर जाती है, उन्हें वापस से रिकॉग्निट करना पड़ेगा एंड उन्हें वापस से एक नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। वापस से हुनियान ब्लड लाइन के थ्रू अपनी बॉडी को नरिश करना पड़ेगा। अपने पीक स्ट्रेंथ के ऊपर आने के लिए उन्हें लिटरली काफी सारे रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। कुल मिला के उन्हें जो भी हार्वेस्ट यहाँ पे या फिर जो भी फायदे यहाँ पे ड्रीम लैंड के अंदर हुए अभी तक 10 गुना ज्यादा, तो उन्हें वापस से अपने आप को रिकल्टिवेट करने में लग जाएंगे। वही जो वुजिन गॉड किंग होता है वो तुरंत ब्लरली स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लाइट के। जो लाइट होती है एक छोटे से ग्रुप को कवर कर लेती है स्टोन मॉन्स्टर के। तभी उन मॉन्स्टर्स का जो लीडर होता है चोर की धाड़ मारता है। धाड़ के साथ वुजिन जो कि ऑलरेडी एक लाइट की बीम के अंदर कन्वर्ट हो गया था, वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। वही जो ग्लूजो होता है वो भी पूरी तरह से डर जाता है। वही दूसरी तरफ जो गॉड किंग यूटियान होती है, भले ही वो भी हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करती है एंड उसकी जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, स्टिल इस धाड़ की वजह से उसके बॉडी के अंदर काफी सारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। वही लू फैंग का जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था उसे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ था। वुजिन गॉड कहता है कि इनका जो लीडर है उसके साथ डील करना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल है। इस बार हम सही में बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं। थोड़ी देर पहले तक जो एम्परर गुजू जो अटैक कर रहे थे लगातार, वो भी अभी इस वक्त अपने डिफेंसिव मोड के ऊपर आ चुके थे। अचानक से लू फैंग कहता है मुझे एक मौका दो, मुझे एक बार ट्राई करने दो। लू फैंग की बात सुनते ही गुजू, एम्परर, वुजिन, गॉड किंग और यूटियान ये सारे के सारे पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहा जाए तो लू फैंग और यूटियान ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा कमजोर है पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। जब गुजू एम्परर इस बड़े से स्टोन मॉन्स्टर का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, लू फैंग के दिमाग के अंदर आखिर कौन सा प्लान है, क्योंकि बस फर्स्ट लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के। लू फैंग था वो काफी टाइम से इस पूरी की पूरी बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था एंड कुछ ही टाइम के अंदर वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी गैदर कर चुका था इन स्टोन मॉन्स्टर्स के। उसने अपने दिमाग के अंदर एक रिस्पॉन्सिव प्लान भी बना लिया था। जो लू फैंग था जो कि बीचों बीच खड़ा हुआ था इतने टाइम से, सडनली वो एक डेंस ब्लैक शैडो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डेंस ब्लैक शैडो होती है ये सारे के सारे डायरेक्शंस के अंदर भागने लग जाती है, क्योंकि ये एक शैडो नहीं, ये काफी सारी शैडोज थी। यहाँ पे कुल मिला के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन मॉन्स्टर्स थे जो कि सबसे ज्यादा बड़े थे एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। इन चारों को लू फैंग पूरी तरीके से अवॉइड कर लेता है एंड बाकी के जितने भी स्टोन मॉन्स्टर्स थे सारों की तरफ लू फैंग की एक शैडो आगे बढ़ रही थी। जो 4 स्टोन मॉन्स्टर्स थे जिनको लू फैंग ने अवॉइड किया था उनको लू फैंग ने गुजू और वुजिन के ऊपर छोड़ दिया था, बाकी सभी के ऊपर लू फैंग टूट पड़ा था। कुल मिला के 200 से भी ज्यादा स्टोन मॉन्स्टर्स थे जो कि फर्स्ट लेवल के थे। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो जो शैडोज होती है वो लू फैंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड यहाँ पे हम लोगों को लगभग 200 से भी ज्यादा ब्लैक स्केल्ड गोल्डन हॉर्न लू फैंग देखने के लिए मिल सकते थे। हालांकि जो लू फैंग था उसने 300 से भी ज्यादा अपने क्लोन्स फॉर्म कर लिए थे। यहाँ पे किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग के 300 से ज्यादा क्लोन्स कैसे हो सकता है। लू फैंग का यहाँ पे जो वर्ल्ड लाइफ फॉर्म था उसके पास उसके रियल बॉडी की कंपैरिजन के अंदर 1000 में से 1% एनर्जी थी। उस 1% एनर्जी से लू फैंग ने कुल मिला के 300 क्लोन्स फॉर्म कर लिए थे। ये जो क्लोन्स थे ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, स्टिल ये उन सारे स्टोन मॉन्स्टर्स को उलझाए रखने के लिए इनफ थे। बट बस दिक्कत इतनी थी, लू फैंग की विल पावर सही में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लू फैंग अपने विल पावर की मदद से 300 क्लोन्स को एक साथ कंट्रोल कर सके। अगर पावर लेवल के अंदर देखा जाए तो वो जो स्टोन मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा मजबूत थे और उन्हें डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन था। यही सेम फंडा लू फैंग के ऊपर भी अप्लाई होता था। लू फैंग एक तरीके से एक च्युइंगम था, मार पाना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल था। तो कुल मिला के इन सारे के सारे स्टोन मॉन्स्टर को उलझाए रखना काफी ज्यादा आसान था लू फैंग के लिए एज कम्पेयर टू उन्हें डिस्ट्रॉय करना। अभी भी 89 स्टोन मॉन्स्टर्स बच चुके थे जो सेकंड लेवल के ऊपर थे, लेकिन उन सब के पास भी एक एक क्लोन लू फैंग का पहुंच जाता है। इन क्लोन्स के अंदर भी कुछ हिस्सा था लू फैंग के एनर्जी रिजर्व का। लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लू फैंग जो था वो बस कुल मिला के 10% लेके आया था अपने टोटल बॉडी का। उसके अंदर भी उसने लगभग उन 10% के 10 टुकड़े किए थे जो कि इस वक्त अलग अलग ड्रीम वर्ल्ड्स के अंदर थे। एंड इस वक्त लू फैंग के पास यहाँ पे एक क्लोन था। उस क्लोन के लू फैंग ने 300 से ज्यादा हिस्से कर लिए थे। उन 300 से ज्यादा हिस्सों के साथ लू फैंग इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था जो कि गॉड किंग लेवल के फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के ऊपर थे। अभी आप सोच सकते हो कि लू फैंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है। ये जो चीज है ये सोचने में कितनी ज्यादा अजीब लग रही है कि यहाँ पे लू फैंग का बस एक क्लोन है जिसने अपने 300 हिस्से कर लिए और उसके जो 300 हिस्से है वो गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के वॉरियर्स के साथ भी फाइट कर रहे हैं, बल्कि जो लू फैंग है वो खुद गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि लू फैंग अकेला पूरा का पूरा एक आर्मी के बराबर में है। और इसी चीज को देख के जो लू फैंग के टीममेट से वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, उनका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका था। तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो गया। इवन थॉट लू फैंग का सोल फाउंडेशन काफी ज्यादा डीपर हो उन लोगों के कंपैरिजन के अंदर एंड उसका जो सोल फाउंडेशन है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के बॉटम नेक के ऊपर पहुंच चुका हो, लिमिट के ऊपर। स्टिल 300 क्लोन्स को कंट्रोल करना क्या ये आसान काम है? इस चीज के बारे में इवन वो लोग सोच भी नहीं सकते जो चीज लू फैंग करके दिखा रहा था। लू फैंग के वो सारे के सारे जो क्लोन्स थे पूरी तरीके से इनडिस्ट्रक्टेबल थे कि वो काफी ज्यादा टॉट थे। एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ॉम्बीज के साथ ज़ॉम्बीज लड़ रहे हो जिसके अंदर से दोनों का मरना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो। डॉट उन स्टोन मॉन्स्टर्स का जो लीडर था वो भी पूरी तरीके से स्टन रह गया था। गुजी, गॉड किंग, वुजिन ये सारे के सारे शॉक थे। ये लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? गाइस मैं सच्ची बोल रहा हूँ, लू फैंग ने इस वक्त इस लेवल की पावर दिखा दी है कि लिटरली इस बार लू फैंग की आइडेंटिटी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इवन ये सारा का सारा जो तमाशा है वो टू रिलम पैलेस वाले लोग भी देख रहे हैं। अगर इस चीज के बारे में यांगफे एशियन कंट्री और उसके एम्प्रेस को पता चला तो डेफिनेटली इस बार लू फैंग की तरफ देखने का उनका जो नजरिया होगा वो काफी ज्यादा अलग होगा। डेफिनेटली लू फैंग
फैंग को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लू फैंग जो है वो उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। टाइम के अंदर जो लू फैंग है उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड उस टाइम वो एम्परर लू फैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। कंट्री और बाकी सब लोग अभी तक लू फैंग को नहीं मार रहे थे, क्योंकि अभी भी उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर के अंदर वो उनसे निपट सकता है। एंड जो मोरोशा है वो भी अभी तक अपने अल्टीमेट रिलम तक ग्रो नहीं हुआ है, उसने जस्ट अपना गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है। अगर लू फैंग के टीचर को भी पता चलेगा कि लू फैंग इतना पावरफुल हो गया है तो वो भी काफी शॉक के अंदर रहेंगे। लू फैंग के पास ली वंशा नाम की एक टेक्निक है, यानी कि उसकी मोस्ट पावरफुल टेक्निक की मदद से वो अपने से ज्यादा पावरफुल लेवल के वॉरियर्स को मार सकता है। लेकिन क्या वो इस टेक्निक को अपने क्लोन्स की मदद से परफॉर्म कर सकता है? अगर वो उसे अपने क्लोन्स की मदद से परफॉर्म कर भी पाए तो क्या वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी? कुल मिला के सारी की सारी मेरी हाइपोथेसिस है। लू फैंग ने अपनी रियल पावर्स को धीरे धीरे करके दिखाना स्टार्ट कर दिया है एंड जल्दी मे बी उसे अपने स्टार टावर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है एंड अपने बाकी के ट्रम्प कार्ड्स को रिवील करना पड़ सकता है। इस तरीके से जो लू फैंग का नाम है वो एक बार फिर से पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट को हिला के रखने वाला है। ये हमें देखने के लिए मिलता है टूरिलम पैलेस वाले ऑलरेडी लू फैंग और उसकी टीम को देख रहे थे एंड वो जो देख रहे थे उनको अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। लू फैंग का हर एक क्लोन हर एक ड्रीम रिलम के क्रिएचर को एंटेंगल कर पा रहा था, यानी कि उलझा के रख पा रहा था। ये सारे क्लोन्स को एट द सेम टाइम कंट्रोल करना ये सही में पॉसिबल भी है? थॉट लू फैंग के उन सारे क्लोन्स की जो जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी की सारी काफी ज्यादा स्टूपिड सी लग रही थी। स्टिल सेम टाइम पे इतने क्लोन्स कंट्रोल करना, किसी की भी सोल के ऊपर इतना बर्डन देना, इवन थॉट उसकी सोल थर्ड लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच चुकी हो गॉड किंग लेवल की, क्या ये पॉसिबल है? कोई भी नॉर्मल गॉड किंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सभी लोगों को लग रहा था कि जो लू फैंग की स्पिरिट है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुकी है। इस तरीके का काम बस एंटायर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ही लोग कर सकते हैं। थॉट इस चीज के ऊपर टूरिलम पैलेस वाले लोग भी भरोसा करने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी बस फर्स्ट लेवल के ऊपर है, गॉड किंग लेवल के। इस लेवल के ऊपर होके ये काम कर पाना ये लिटरली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। थॉट अभी तक उन लोगों को लू फैंग की आइडेंटिटी नहीं पता चली थी, क्योंकि लू फैंग यहाँ पे अपना भेस बदल के आया था। जो लू फैंग का ऑरा भी था वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर हिडन था, तो लू फैंग के ऑरा को भी पता नहीं लगा के बता सकते थे आखिर लू फैंग है कौन। उनके दिमाग में कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं आ रहा था जो कि इतने सारे क्लोन्स को कंट्रोल करता हो, जो कि सोल पाथ के ऊपर चलता हो। लेकिन तभी वो जो व्हाइट हेयर पैलेस मास्टर था, दिमाग के अंदर एक बंदे की इमेज फॉर्म होती है जो कि कुछ लू फैंग जैसी थी एंड फिर वो एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर हंगामा मचने वाला है, क्योंकि एक और काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन का जन्म हो चुका है। वही एम्परर गुजू, गॉड किंग वुजिन एंड गॉड किंग यूटियान, ये सारे के सारे अभी तक शॉक के अंदर ही थे। तभी जो लू फैंग होता है वो इनको एक मैसेज भेजता है, तो लू के पट्टो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? लू फैंग के सोल के ऊपर से काफी ज्यादा हैवी बर्डन फील हो रहा था। ये लोग अभी तक लू फैंग का तमाशा ही देख रहे थे। वही जो एम्परर गुजू और ये लोग होता है, ये लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं एंड कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं एंड इसी के बाद ही सब लोग भी अपनी अपनी फाइट के अंदर लग जाता है। अभी भी ये लोग शॉक के अंदर ही थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग ये सब कैसे कर पा रहा है। कुल मिला के ये सब लोग अपने दिमाग के अंदर लू फैंग की एक इमेज फॉर्म कर चुके थे कि लू फैंग जरूर कोई पुराना बुढ़ा है, रिकॉग्निट हुआ है। लू फैंग की जो विल पावर है वो ऑलरेडी एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है एंड साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस भी एक अलग ही लेवल के ऊपर है। ये चैप्टर होता है खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। माफ करना ये चैप्टर थोड़ा सा डिलेड है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बाय बाय।